चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बच्चों, ये एक सरफेस है, ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों, दो बंदर हैं, एक छोटा बंदर एक बड़ा बंदर। ठीक है ना। सो ये देखिए, ये स्ट्रिंग है, इस तरीके से कोई रस्सी या रोप है, स्ट्रिंग है, जो है सो है। ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा बंदर है इस तरीके से और एक छोटा बंदर है। ठीक, ये है बंदर बड़ा। ठीक, तो बड़े बंदर ने इसको पकड़ा हुआ है ऐसे। ठीक, अब ये बड़ा बंदर है और इस बंदर की पूंछ है, टेल। ठीक, समझ लो बात को, ये इसकी पूंछ, और इसकी पूंछ को इसके बच्चे ने, छोटे बंदर ने, छोटा बंदर इसका बच्चा होगा, ठीक, इसका बेबी। तो इसके बेबी ने क्या किया है, इसकी पूंछ को पकड़ के खींच के रखा हुआ है, ये इसकी टेल है, पूंछ। ये इसकी पूंछ को बंदर ने पकड़ के खींचा हुआ है, छोटे से बच्चे ने। तो ये बंदर का बच्चा है और इसने इसकी पूंछ को खींचा हुआ है, समझ गए ना। मान लो ये उसकी मदर है और ये ऊपर चढ़ रही है स्ट्रिंग को पकड़ के, है ना, ये बड़ा वाला बंदर ऊपर चढ़ रहा है या चढ़ रही है, जो भी है। इसके बच्चे ने इसकी पूंछ पकड़ के लटका हुआ है पीछे, ठीक, टेल, इसकी टेल पकड़ के लटका हुआ है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, बड़ा वाला जो बंदर है बच्चों, ये बड़ा वाला है ना, इसका मास दिया है कितना, m1 इज इक्वल्स टू कितना आपका 20 किलोग्राम। बड़ा वाला बंदर का मास है 20 किलोग्राम एंड छोटा वाला जो उसका बेबी है उसका मास कितना है 5 किलोग्राम। ठीक, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कह रहा द मैक्सिमम टेंशन द टेल कैन बियर इज 200 न्यूटन। द मैक्सिमम टेंशन, द maximum tension the tail can bear, the tail can bear is 200 न्यूटन। बात समझिए, इसकी जो पूंछ है बंदर की, है ना, देखो भाई, बंदर की जो पूंछ है ये भी तो स्ट्रिंग जैसी है ना, ये भी तो रस्सी जैसी है, स्ट्रिंग जैसी है। तो इसकी जो पूंछ है बंदर की, बड़े वाले जो बंदर, उसकी जो मदर है, उसकी जो पूंछ है वो मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है, 200 न्यूटन। मतलब इसकी जो पूंछ है वो मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन का झेल सकती है बच्चों। मतलब अगर 200 न्यूटन से ज्यादा टेंशन हुआ उसकी टेल पे, पूंछ पे, तो पूंछ टूट जाएगी, उखड़ जाएगी। ठीक, ओके, यानी कि इसकी पूंछ जो है वो मैक्सिमम फोर्स कितना झेल सकती है, टेंशन का मतलब फोर्स कितना झेल सकती है, 200 न्यूटन। ठीक, अब क्वेश्चन सुनिए, find what can be the maximum force, find what can be the what can be the maximum force, what can be the maximum force m1 can m1 can apply, m1 can apply to climb up, m1 can apply to climb up। ध्यान सुनो, ये जो मंकी ऊपर वाला, ये इसको m1 बोला है ना, बड़ा वाला जो मंकी, ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है चढ़ने के लिए। जब चढ़ेगा तो फोर्स लगाएगा ना भाई, समझ सकते हो, जब चढ़ेगा तो फोर्स लगाएगा, पकड़ेगा रस्सी को, ये खींचेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा रस्सी, जो ये वाली रस्सी है ये भी उतना ही टेंशन लगा के इसको खींचेगी। ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ये रस्सी उतना ही, मान लो टी डैश टेंशन है इसमें, ये टी डैश टेंशन से इसको खींचेगी और उसका बच्चा इसकी पूंछ को बस पकड़ा हुआ है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। जैसे जैसे मंकी जाएगा ऊपर तो ये बच्चा भी ऊपर जाएगा। मतलब समझो, ये जो मंकी है, ये जो इसकी माँ है, ये अगर एस्केलेशन कितना कर रही है ए, तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा। समझो, समझो जरा क्या क्या मैं बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर अगर इसकी मदर जो है ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा। ठीक, क्योंकि बेबी ने मदर को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा। और ये जो मदर है इसकी, जो बड़ा वाला बंदर है, ये रस्सी को ऐसे खींचता है, दम लगाता है ना, ऐसे जोर लगाता है, जितना ज्यादा जोर ये लगाएगा उतना ज्यादा टेंशन इसके ऊपर लगेगा। तो मान लो रस्सी में पैदा होने वाला टेंशन क्या है, टी डैश है। ठीक, तो ये चीज है, और इसकी पूंछ में पैदा होने वाला जो टेंशन है, ध्यान से चेक करिए, इसकी पूंछ में टेंशन है टी, क्योंकि इसकी जो पूंछ है, टेल है, ये भी एक तरीके का क्या है आपका, स्ट्रिंग जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए। आप एक काम करिए, देखिए देखिए देखिए, अभी मान लीजिए कि सब कुछ रेस्ट पे, ठीक है, तो अगर रेस्ट पे मान लो ऐसा, एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या होगा, रेस्ट पे आप एक काम करो, जो छोटा वाला मंकी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये देखो, रेस्ट पे जो छोटा वाला मंकी बेचारा, इसको पकड़ के ले आओ, आ जाओ भाई छोटे वाले मंकी, ये ऐसे। ठीक, तो छोटे वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, चेक करो। छोटे वाले मंकी का मास कितना है, 5 किलोग्राम। ठीक,
तो इस पे बच्चों वेट लगेगा 5G नीचे की तरफ, सही है। और ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या छोटे वाले मंकी पे और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या? टेंशन का फोर्स, टेंशन का फोर्स। इसकी जो पूंछ का टेंशन है सपोज T, ये ऊपर इस तरीके से लगेगा। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है? 5G को। यानी कि टेंशन T की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5G। यानी कि T बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहां से टेंशन बराबर कितना आ गया बताइए? 50 न्यूटन। मतलब समझो, जब रेस्ट पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो, जब रेस्ट पे है पूरा सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसकी मदर जब रेस्ट पे, बंदर भी रेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी इसकी जो पूंछ है वो कितना टेंशन झेल सकती है? 200 न्यूटन। और अभी इसकी पूंछ पे कितना टेंशन बन रहा है? 50 न्यूटन का। कोई दिक्कत नहीं है, पूंछ अभी सही सलामत रहेगी, टूटेगी नहीं, इसकी पूंछ ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि पूंछ मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन झेल सकती है, लेकिन रेस्ट में जब है सिस्टम तो इसकी पूंछ पे कितना टेंशन आ रहा है वो आपने निकाल लिया, 50 न्यूटन, नो प्रॉब्लम। यहां हम लिखेंगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मंकी को। अब देखिए, जब बड़ा वाला मंकी चलना शुरू करेगा तो देखिए जरा क्या होगा, ठीक। व्हेन M1 स्टार्ट्स मोशन, ध्यान से सुनिएगा, जो बड़ा वाला मंकी है वो अगर मोशन स्टार्ट करेगा तब क्या होगा? इन मोशन, मोशन में क्या होगा? ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करिए। इन मोशन, मोशन में क्या होगा भाई? बड़ा वाला मंकी चढ़ेगा, है ना, तो ये छोटा वाला बंदर भी ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हो? छोटा वाला ये जो बंदर है ये भी चढ़ेगा, कितने एस्केलेशन से? ए एस्केलेशन से। मान लो ये ए एस्केलेशन से जा रहा है तो ये भी ए एस्केलेशन से जाएगा, तो छोटे वाला बंदर। अब ध्यान से सुनो, ये जो ए एस्केलेशन है, क्या ये आप यहां से चलो देखो, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं। जब ये ऐसे चलने लगेगा तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, मान लो ये मंकी अपने फुल फोर्स से चल रहा है, ऐसा सोचो आप, ये मंकी अपने फुल फोर्स से चल रहा है, ठीक है ना, ओके। तो उस टाइम इसमें जो टेंशन डेवलप होनी होगी वो मैक्सिमम टेंशन होगी। तो इस बार टी ना लिख के हमने क्या लिखा? टी मैक्स लिख दिया यहां पर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिचुएशन समझ रहे हो? ये जो पूरा ये जो बंदर है, ये जो इसकी मदर है, अब चलने लगी ऊपर की डायरेक्शन में, मोशन करने लगी। तो जब वो मोशन करेगी पता है, तो यहां टेंशन चेंज हो जाएगा। अब वो टेंशन टी नहीं रहेगा, ये तो रेस्ट पे था टेंशन, वो टेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए आप। मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ अपने कंधों पे, है ना, जैसे आपका बैग है मान लो, वो आप लियो, खड़े हो अभी आप, उतना फोर्स नहीं महसूस करोगे, लेकिन उसी को लेके अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ने लगोगे तो आपको ज्यादा फोर्स महसूस होगा। तो वही चीज है, बात समझो, यहाँ पे टेंशन चेंज हो सकती है। ये जो इसकी पूंछ है, इसकी टेंशन चेंज होते होते मैक्सिमम कितना झेल सकती है टेंशन? 200। तो जब रेस्ट पे था तो हमने ये रेस्ट पे टेंशन निकाली 50 न्यूटन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जब ये मंकी ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसने इसकी पूंछ को पकड़ा है, ये भी ऊपर चढ़ने लगेगा, सही है ना। तो यहां टेंशन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यहां टेंशन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अब वो टेंशन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? मान लो टी मैक्स हो गया। मैंने बोला कि भैया वो टी मैक्स हो गया, क्यों बोला आपने टी मैक्स हो गया? क्योंकि उस टाइम मान लो ये जो इसकी मदर है मैक्सिमम फोर्स लगा के ऊपर चढ़ रही है, तो उस टाइम ये टेंशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, है ना, मतलब उससे ज्यादा फोर्स लगा के ये मंकी की जो मदर है ऊपर नहीं चढ़ सकती है, नहीं तो टी मैक्स से ज्यादा टेंशन अगर पूंछ में हो गया तो टूट जाएगी, ठीक। तो इस टाइम जो टेंशन है उसको आपने टी मैक्स बोला। अब बताओ, ये जो बंदर है वो ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, छोटा वाला मंकी बेचारा, ठीक। अब ये ऊपर जा रहा है, तो सुबह की क्लास में आपने पढ़ा था, अब आप नेट फोर्स कैसे निकालोगे? टी मैक्स इसको ऊपर ले जाने वाला, भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस छोटे वाले बंदर को ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? टी मैक्स। जा तो फाइनली वो ऊपर रहा है ना, तो ये टेंशन का नाम रखा आपने टी मैक्स। ये इसको ऊपर ले जा रहा है और 5G नीचे खींच रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स कैसे निकलेगा? टी मैक्स डोमिनेट करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, माइनस 5G। सो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए के, एम इंटू ए के, एम इंटू ए के, एम इंटू ए के इक्वल होता है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा क्या? टी मैक्स, है ना, -5 इंटू, चलो वैल्यू रखना शुरू करो, पता चल जाएगा आपको। देखिए टी मैक्स कितना दिया हुआ है उसकी पूंछ में मैक्सिमम टेंशन 200, तो टी मैक्स की वैल्यू आपने रखी 200, है ना, -5 इंटू जी 50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मास। मास किसका? छोटे वाले मंकी का। कौन मंकी ऊपर जा रहा है? छोटा वाला मंकी। तो छोटे वाले मंकी का मतलब अभी आपने छोटे वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के स्टडी कर रहे हो ना, तो छोटे वाले मंकी का मास कितना है? 5 किलोग्राम, और एस्केलेशन आपने ए माना हुआ है, ठीक। और ध्यान से सुनो खास बात, ये जो ए एस्केलेशन है ये ए मैक्स है, ए मैक्स है। ये जो ए एस्केलेशन है ये क्या है? ए मैक्स है। इससे ज्यादा एस्केलेशन से
छोटा वाला बंदर ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि इससे ज्यादा एस्केलेशन से बड़ा वाला बंदर ऊपर नहीं जा रहा, बड़ा वाला बंदर ने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो मैक्सिमम फोर्स लगा दिया तो एस्केलेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी दोनों की, इससे ज्यादा ये एस्केलेशन नहीं रख सकता, जितने एस्केलेशन से ये जा रहा है उतने से ये जा रहा, तो मैक्स एस्केलेशन आप निकाल रहे हो अभी, ठीक। तो 200 माइनस 50 कितना 150, 150 डिवाइड करेगा 5 से कितना आ जाएगा यार, है ना, ए मैक्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। तो ये मैक्सिमम एस्केलेशन है, इससे ज्यादा एस्केलेशन से ये ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं तो उसकी पूंछ टूट जाएगी भाई, ध्यान से सुन लो, ठीक। चलो अब अभी कहानी खत्म नहीं, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स m1 कैन अप्लाई टू क्लाइंब अप, ठीक है। m1 जो मंकी वो कितना फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, एस्केलेशन नहीं पूछा है कि इसके ऊपर कितना मैक्सिमम एस्केलेशन आएगा, कितना फोर्स ये लगा सकता है मैक्सिमम, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से सुनो, अब आपको थोड़ा फील लेना होगा कि मंकी कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, ये सोचने के लिए आप ये सोचो, फिर से सुन लो भाई, ये जो रस्सी है तुम्हारी, ये जो रस्सी है ना, ध्यान से समझो, रस्सी को पकड़ के जो खींच रहा है वो, और जितना तेज वो रस्सी को खींचेगा उतना तेज रस्सी इसको खींचेगी। अब ये कुछ लोग नहीं समझ पा रहे भाई, ध्यान सुनो, इस मंकी को पकड़ के खींचने वाला टेंशन टी डैश है जो रस्सी में है, मानते हो कि नहीं इस बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मदर को ऊपर कौन उठा रहा है, ये जो बड़ा वाला बंदर है, इस पूरे को ऊपर कौन उठा रहा है, टी डैश, भाई रस्सी का टेंशन ही तो उसको ऊपर ले जाएगा, है ना। हाथ से पकड़ के जब रस्सी ऐसे नीचे आप खींचते हो तो रस्सी आपको टेंशन देके ऊपर उठाती है, ठीक है। तो ये वाला जो टी डैश है, ये निकालने में अगर आप कामयाब हो गए कि जब इसका एस्केलेशन क्या है, मैक्सिमम है, मंकी का एस्केलेशन जब मैक्सिमम, तो उस टाइम इसमें टेंशन कितनी होगी, ये अगर निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये मंकी कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ये मंकी जितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा उतना ही तो टेंशन मिलेगा भाई, जितना जोर से ये खींचेगा रस्सी को, रस्सी भी तो उतनी तेजी से खींचेगी। इस मंकी को, इसने रस्सी को खींचा ऐसे, तो रस्सी इसकी बॉडी पे टेंशन लगाएगी ऐसे, आप कह सकते हो इसने रस्सी को दिया क्या, एक्शन, खींचकर, और रस्सी इसकी बॉडी को देगी रिएक्शन, टेंशन के तौर पे, तो टेंशन वाला फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, मतलब समझो ध्यान से, मतलब समझो ध्यान से। अब आपने क्या किया, आपने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, मंकी और इस बेबी को, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है भाई, इसका भी एस्केलेशन है, इसका भी एस्केलेशन है, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसको आपने पूरे को सिस्टम मान लिया। अब समझो, इस पूरे सिस्टम को ऊपर आपने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया। अब इस सिस्टम का एफबीडी कैसे बनेगा, सोचिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एफबीडी कैसे बनेगा, इसका एफबीडी कैसे बनेगा, यहां पे आ जाओ। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, पूरे सिस्टम का मास कितना, पूरे सिस्टम का मास कितना बताओ, m1 प्लस m2 यानी कि 20 प्लस 5 25, तो इसके ऊपर वेट कितना लगेगा 25g का नीचे, सही है, कोई रिएक्शन फोर्स है नहीं पूरे सिस्टम पे, और इस सिस्टम को ऊपर ले जाने वाला कौन, हाँ पूरे सिस्टम को ऊपर ले जाने वाला टी डैश, यही टी डैश आपको निकालना है, यही टी डैश आपको, क्योंकि रस्सी में जितना मैक्सिमम टेंशन होगा, ठीक है ना, ओके, उतने ही फोर्स से ये ऊपर जा सकता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। नाउ अब आप देखिए जरा ध्यान से, पूरा सिस्टम कहां जा रहा है फाइनली ऊपर, तो ये डोमिनेट करेगा ये फोर्स बड़ा, यानी कि टी डैश माइनस, ये देखिए वेट इसका जो 25g नीचे इसको खींच रहा है, और बराबर यही तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है m इंटू ए के, और m इंटू ए का मतलब समझो पूरा सिस्टम का मास कितना है 25 किलोग्राम, और इंटू में ए की जगह रखोगे ए मैक्स, सही है, सॉल्व करोगे जो टी डैश आएगा वही मैक्सिमम फोर्स मंकी लगा सकता है। सो टी डैश माइनस 25 इंटू 10 250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू ए मैक्स कितना था 30, तो यहां से आ जाएगा टी डैश माइनस 250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 30 कितना होगा 750, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो टी डैश बराबर कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक। तो ये जो टी डैश है यही आपका आंसर है, हमने रस्सी में मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया इस रस्सी में, तो यही इसका मैक्सिमम फोर्स, तो जो ऊपर वाला ये जो बड़ा वाला बंदर है ये 1000 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, करेक्ट, बात समझ में आई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इसने कुछ ब्लॉक सिस्टम आपको दे दिए, ये देखिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक रखे हुए हैं ना,
ये पहला ब्लॉक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ठीक, और ये है आपका तीसरा ब्लॉक, ठीक, ये आपके 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसको 6 न्यूटन से पुश किया जाता है, सारे ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, ठीक। फर्स्ट ब्लॉक का जो मास है वो आपको दिया है 5 किलोग्राम, 5 केजी। सेकेंड ब्लॉक का मास जो दिया है 10 केजी, और थर्ड ब्लॉक का जो मास दिया आपको 3 केजी, ठीक। क्वेश्चन सुनिए, फाइंड ऑल कांटेक्ट फोर्सेस। 6 न्यूटन से इसको पुश किया जाता है, कितने से? 6 न्यूटन से, ठीक। कह रहा है कि फाइंड ऑल कांटेक्ट फोर्सेस, फाइंड ऑल कांटेक्ट फोर्सेस, सभी कांटेक्ट फोर्सेस आपको यहां पर निकालने, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल निकालना, ठीक। तो नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा, इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे, देखो जरा, सारे का सारा सिस्टम क्या है? कनेक्टेड है। बात समझ रहे हो? सारा का सारा सिस्टम क्या है यहाँ पर? कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ध्यान से चेक करोगे, अब यहाँ से देखिए कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। ध्यान समझो, कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप इसको ऐसा धक्का मारोगे तो पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से चलेगा, भाई ये भी ए एस्केलेशन से, ये भी। ऐसा तो है नहीं कि इस आपने इसको दबाया ये बॉडी पिचक गई, कोई बॉडी है ना, एकदम सॉलिड ब्लॉक है, कोई बॉडी पिचक पिचक नहीं रही है, सारे ए एस्केलेशन से चलेंगे, ठीक। तो ए एस्केलेशन से तीनों ही चलेंगे, मतलब फर्स्ट वाले ब्लॉक का भी एस्केलेशन ए, सेकंड वाले ब्लॉक का भी एस्केलेशन ए, और थर्ड वाले ब्लॉक का भी एस्केलेशन ए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे किसका? इसका। आ जाओ भाई, 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक, ठीक। 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा? नीचे, 5G, ठीक। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, दूसरा वाला भी निकाल लो, तब पता चलेगा। इसको भी निकाल लो, तीसरा वाला भी निकाल लो, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस पे 5G लगेगा नीचे, और 6 न्यूटन लगेगा इधर, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए इसको एक नॉर्मल मिलेगा ग्राउंड से N1, ठीक। अब इसको देखो जरा, इसका वेट लगेगा नीचे कितना? 10G, ठीक। और इसको नॉर्मल मिलेगा कितना? N2, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, ठीक। अभी इतना ही रखो, अब आगे बढ़ो जरा, इसको देखो जरा, इसका वेट लगेगा नीचे 3G, और इसको नॉर्मल मिलेगा कितना? इसको नॉर्मल मिलेगा कितना? N3, ठीक है। अब ध्यान से जरा चेक करना, अब खास बात है, ये वाला ब्लॉक को जब ये दबाएगा तो ये इसको रिएक्शन देगा ऐसे करके, लेट अस से इस रिएक्शन का नाम क्या है? N4। क्या आप समझ सकते हो इस बात को? ये दोनों कांटेक्ट में ना, तो ये इसको दबाएगा ऐसे, और ये इसको दबाएगा ऐसे। तो इसने इसको दिया नॉर्मल N4 परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसने इसको नॉर्मल दिया N4, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद ये दोनों भी कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल, ये इसको दबाएगा N5 फोर्स से, तो ये भी पलट के इसको N5 देगा, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको यही सारे कांटेक्ट फोर्स निकालने, क्या क्या? N1, N2, N3, N4, N5, बस यही निकालने। मेनली आपको N4 N5 के लिए पूछा गया था, और क्या दिक्कत है, ठीक है ना? क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है ये सिस्टम ऊपर नहीं जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, यानी कि N1 बैलेंस करेगा किसको? 5G को। तो N1 तो सीधे सीधे आ जा रहा है, बच्चों का खेल है। N1 इज इक्वल टू क्या? 5G, यानी कि N1 बराबर कितना आ गया? 50 न्यूटन, है ना? यूनिट आप खुद लिख लेना, 50 न्यूटन। N2 साफ साफ आ गया 10G, तो N2 आपका साफ साफ आ गया कितना? 10G, यानी कि 10 × 10, सो N2 हो गया कितना आपका? 100 न्यूटन, ठीक। और N3 भी आपका आ गया साफ साफ, चेक कर लीजिए, N3 आ गया 3 × 10, यानी कि 30 न्यूटन, सही है। ये तो आसान है। अब ध्यान से चेक करो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का क्या? तो आप ध्यान से चेक करिए, पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है ना, ये मोशन की डायरेक्शन है ए एस्केलेशन से। अब यहां पे देखो, इधर से फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, इधर से N4 लग रहा है, कौन बड़ा, कौन डोमिनेट करेगा? 6, क्योंकि फाइनली ये इधर जा रहा है ना, तो 6 बड़ा हो जाएगा, N4 छोटा हो जाएगा, ठीक। तो 6 - N4
बराबर नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के इक्वल होता है। तो m इंटू ए, इसका मास कितना है 5, और a एस्केलेशन a आपने मान ही रखा है, तो 5a के इक्वल हो जाएगा ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहां पे देखो ये इधर जा रहा है, तो बड़ा कौन n4 और छोटा कौन n5, ऐसे सोचो आप। हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स है n4 n5, तो n4 माइनस n5 करो क्योंकि उधर जा रहा है ना, तो n4 इसको ऐसे धक्का मार रहा है और n5 इसको रोक रहा है, तो बड़ा कौन n4, तो n4 माइनस n5 इज इक्वल्स टू, यही नेट फोर्स है m में, m इंटू ए, तो इसका मास कितना है 10, सो 10 इंटू ए 10a। उसके बाद इसको देखो जरा, इसको n5 ही ले जा रहा है, उधर से रोकने वाला कोई फोर्स नहीं, तो यही नेट फोर्स है इसका n5, तो n5 इज इक्वल्स टू, बस उधर से कोई फोर्स नहीं है ना, फ्रिक्शन एक्शन कुछ दिया नहीं है, तो n5 बराबर कितना आ जाएगा m में, m इंटू ए, तो इसका मास कितना है 3, और एस्केलेशन तीनों का ही a था, ये आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है ना, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेक कर लेना, n4 से n4 गया, n5 से n5 गया, और यहां से एस्केलेशन आ जाएगा, यहां से एस्केलेशन आ जाएगा, यस और नो, ठीक। तो एस्केलेशन कैसे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बस 6 बचा, और राइट हैंड साइड 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 10 18, 18a, और यहां से a आ जाएगा कितना 6/18, 6 1 6 और 6 3 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गया आपका एस्केलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब जब एस्केलेशन आ गया तो क्या आप n4 नहीं निकाल सकते, आप n5 नहीं निकाल सकते, n5 तो सीधे सीधे आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन से n5 बराबर क्या था 3 इंटू ए, सो n5 कितना आ जाएगा 3 इंटू ए कितना आपका 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, n5 कितना आ गया 1 न्यूटन, ये लो, ठीक। ये कितना आ गया आपके पास 1 न्यूटन आ गया, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। उसके बाद अब n4 आ जाएगा आपका, यहां से निकाल लो, 6 माइनस n4 बराबर 5a था, क्या था 6 माइनस n4, यहां जगह है नहीं, 6 माइनस n4 बराबर 5a था, है ना, तो n4 उधर जाएगा, तो 6 माइनस 5a इज इक्वल्स टू n4, यानी कि n4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5a, यहां से आ जाएगा n4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 इंटू ए कितना था 1/3, तो यहां से आ जाएगा क्या n4 इज इक्वल्स टू 6 3 18, 18 माइनस 5 क्या होता है 13, तो यहां से आ जाएगा 13/3 न्यूटन्स, ठीक। n4 भी आ गया, n5 भी आ गया, सब कुछ आ गया, यही सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस आपको पूछे थे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, देखिए इधर देखिए, अगर आप चाहते तो एस्केलेशन निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, एस्केलेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, इस पूरे सिस्टम को, इसको अगर आप पूरा एक होल सिस्टम मानोगे, इसको पूरा ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये देखिए इस पूरे को, अरे भाई हाँ, इस पूरे को आपने पूरा एक सिस्टम मान लिया ऐसे, ये पूरा ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, है ना, समझो ये ऐसे, ये पूरा एक सिस्टम हो गया आपका। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, और एस्केलेशन इस पूरे सिस्टम का भी ए, तो m इंटू ए करोगे तो वो नेट फोर्स क्या आएगा, तो इस सिस्टम को जब आप पूरे सिस्टम को देख रहे हो नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर 6 न्यूटन, चेक कर लो भाई नेट फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, कौन सा, देखो ध्यान से, आप बस इतना देखो, एफ नेट इज इक्वल्स टू m इंटू नेट एस्केलेशन ऑन द सिस्टम, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, नेट एस्केलेशन ऑन द सिस्टम को अगर आपको निकालना है, ये मास टोटल, ठीक, तो क्या कर दोगे एफ नेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि सीधी सी बात है, एस्केलेशन अगर आपको निकालना है तो एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल, खत्म। एफ टोटल कितना है, जाके देखो, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, फॉर होल सिस्टम, फॉर होल सिस्टम, जाके देखिए ये पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लगा है 6 न्यूटन, ठीक। तो हम फोर्स कितना लिखेंगे यहाँ पर 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है चेक कर लो, 5 + 10 15 + 3 18, 18, 6 1 6 3 वही आ गया एस्केलेशन की नहीं, तो एस्केलेशन निकालने का ये भी रास्ता है, याद रख लीजिएगा, एस्केलेशन निकालने का ये भी एक रास्ता है।
ऐसे एस्केलेशन निकाल लेते तो आपको तीनों इक्वेशन को ऐड नहीं करना पड़ता है ना। तो सीधे हम क्या करते हैं, एस्केलेशन की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से n4 एस्केलेशन की वैल्यू यहाँ रखते हैं, n4 निकाल लेते, एस्केलेशन की वैल्यू यहाँ रखते, n5 निकाल लेते। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 1। इसके बाद ये है आपका पेज नंबर 2। अब एक सवाल देखिए किस तरीके का है, थोड़ा अजीब सवाल है बट आप देखिए। देखिए एक सवाल उसने आपको दिया है ना, कुछ ऐसा बना के डायग्राम, ये ऐसे करके उसने आपको सवाल दिया। अब ये क्या चीज है आप समझ लो। आज तक आप केवल वेज को सामने से देखते थे, ठीक, ये वेज को आप ऐसे करके सामने से देखते थे। अब ये वेज का 3D व्यू उसने आपको दे दिया। बात समझो, आज तक जो आपने पढ़ा है ये एंगल आपका थीटा होता था, ठीक, तो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा होता था, इस पे एस्केलेशन कितना लगता था, जी साइन थीटा, याद आया, जी साइन थीटा से एस्केलेट होकर नीचे जाता था ये, ठीक। अब उसने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ग्रूविंग कर दी। ग्रूविंग मतलब समझो, एंगल कितने कितने दिए, ये यहाँ पे दिए, ये तो 30 डिग्री दिया है। उसके बाद उसने क्या किया यहाँ पर, उसने एक ग्रूविंग यहाँ पर कर दी है कुछ इस तरीके से। देखिए डायगोनल के अलॉन्ग ग्रूविंग मतलब ऐसे इसमें छेद कर दी, छेद कहते नहीं वो, मतलब छेनी हथौड़ा लेके इसमें, अरे समझो यार, ग्रूविंग करने वाले नहीं समझते हो, हाँ, ऐसे लंबा सा रास्ता बना दिया है, ठीक। तो यहाँ पे लंबा सा रास्ता ऐसे बना दिया अलोंग द डायगोनल, ये एक लंबा सा रास्ता बना दिया अलोंग द डायगोनल, समझो, और ये ऐसे, ठीक, ओके। नाउ अब ब्लॉक को रखोगे, अब इसमें से फिसल के जाएगा वो, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए। और क्या दिया उसने क्वेश्चन में, हाँ, इस ग्रूविंग का लेंथ दे दिया, ये इसका लेंथ दे दिया कितना, 2 मीटर है ये पूरा। और क्या दिया उसने, और उसने क्या दिया, चलो पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या दिया, फिर कैसे इसको हैंडल करेंगे। देखो क्वेश्चन में उसने आपको बोला अ स्मूथ ग्रूव इज मेड, स्मूथ है ये, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं, अ स्मूथ ग्रूव is made diagonally on which is made diagonally on which as shown in figure, as shown in figure, okay, when the block is released from rest, when the block is released from rest, find the time it take to reach the base, find the time in which it will reach the base, it will reach the base, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए, अ स्मूथ ग्रूव इज मेड डायगोनली ऑन वेज एज शोन इन द फिगर, करेक्ट, व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बात समझो, कोई ब्लॉक होगा, है ना, ये कोई ब्लॉक होगा, इसको यहां से रिलीज किया जाएगा और ये इस ग्रूव से होता हुआ यहां पर इस तरीके से आएगा, ठीक, ये देखिए ये ऐसे होता हुआ यहां पर आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो जब ये ऐसे आता था, समझ लो, ये वाले रास्ते से जो पहले आपने पढ़ा है, जब ये ऐसे आता था तो इस पे एस्केलेशन कितना लगता था, जी साइन थीटा, ठीक। अब ये इस रास्ते से नहीं आ रहा है, ना 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 ना, अब इसका 3D व्यू आपको दिखाया गया, ये एक प्लेन है और प्लेन में डायगोनली ग्रुप बना दिया गया, अब ये यहां से फिसलता हुआ आता है, अब ये आजा भाई, अब ये यहां से फिसलता हुआ आता है इस रास्ते से, तो यहां पे इसके ऊपर एस्केलेशन जी साइन थीटा नहीं लगेगा, यहां पे इसके ऊपर एस्केलेशन कुछ और लगेगा और वही आपको निकालना है। अगर वो आप निकालने में कामयाब हो गए एस्केलेशन, तो आपकी बात बन जाएगी, तो आपकी बात बन जाएगी। देखिए किस तरीके से इसको ट्राई करते हैं नाउ। अब देख लो, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ब्लॉक कहां पर है आपका, ब्लॉक यहां पर है, मान लो, जस्ट एक सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो चलेगा वो वहां से, बट ब्लॉक अगर यहां पर है तो ध्यान से चेक करो, इस लाइन के पैरेलल अगर ये इस रास्ते पे चलता,
अरे यार इस पे चले चाहे इसके पैरेलल चले, बात सेम है। अगर ये इस रास्ते पे चलता, समझो अगर ये इस डायरेक्शन पे चलता, तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही दूसरे के पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस डायरेक्शन में चला दो और चाहे इधर चला दो, बात सेम है। तो अगर ये इस पे चलता या इस पे चलता, तो इस पे एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा, बात समझना। तो इस पे एस्केलेशन कितना होता आपका, जी साइन थीटा, समझिएगा। तो एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा। तो एस्केलेशन कितना होता, जी साइन थीटा, और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, तो जी साइन 30 होता। हाँ, तो आपने इसको बना लिया। अरे यार यहाँ लिखना भी तो समस्या है यार, समझ जाना, है ना। जी साइन थीटा ये वाले रास्ते पे चलता। अब देखो ये जो वेक्टर आ रहा है ऐसे करके, मतलब ये जो जी साइन थीटा ये वाली डायरेक्शन, ये बेस पे 90, भैया चेक कर लो, इतना तो आप समझदार हो। देखो ये आके यहाँ 90 बना रहा है, तो ये आके 90 नहीं बनाएगा यहाँ, अब बताओ। अब बताओ, ठीक। अब सुनो एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो डायगोनल है यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, ये गिवन है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ये 30 डिग्री आपको गिवन है, ये 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना बचा, 60, 60। अब बताओ, ये बचा आपका 60, ठीक। तो अब ये वाली डायरेक्शन, ये जो ग्रूव बना हुआ है, जो पतला सा नाली ऐसे बनी हुई है, रास्ता चिकना सा, इसमें से जब ब्लॉक फिसल के जाएगा, तो किसी टाइम मैंने उसकी फोटो खींच ली यहाँ पे, और मैंने तुम्हें दिखा भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है कि अगर इस रास्ते पे चलता तो जी साइन थीटा होता इसका एस्केलेशन, लेकिन वो तो इस रास्ते से जा रहा है ना। तो तुम बोलोगे मुझे इस रास्ते वाला एस्केलेशन बताओ, इस रास्ते पे कितना एस्केलेशन उसको मिलेगा। तो जवाब है कितना मिलेगा, ध्यान से सुनना, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट 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 ए वन बराबर जी साइन थीटा, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस जी साइन थीटा की जगह तुम ए1 लिख सकते हो, है ना, है ना। इस ए साइन थीटा की जगह तुमने क्या लिखा, ए1 लिखा, ठीक। फिर तुमने मेरे से बोला कि देखो सर इस रास्ते पे जाता तो एस्केलेशन कितना मिलता, जी साइन 30, है ना, यानी कि ए1 मिलता। लेकिन अब वो इस रास्ते से जाएगा, किससे, ग्रूव से। यहां से जब वो जा रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एस्केलेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, सही है। तो ए1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए1 cos 60, सही है। तो ए1 के दो कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से चेक करिएगा, ए1 के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन सा, एक तो इधर आएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा a1 cos 60, और दूसरा आएगा तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे, है ना, क्या इसके परपेंडिकुलर, क्या इसके परपेंडिकुलर जो आएगा, ठीक, वो आएगा a1 sin 60, जिससे तुम्हें मतलब नहीं है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, बस a1 cos 60 परपेंडिकुलर का, तुम्हें तो इस वाले एस्केलेशन से मतलब है। ये जो रास्ते में फिसल रहा है उसमें एस्केलेशन कितना ले रहा है, a1 cos 60, है ना। तो एस्केलेशन अलोंग द ग्रूव, एस्केलेशन एस्केलेशन अलोंग द ग्रूव, अलोंग द ग्रूव कितना निकाल के बैठे हो, अलोंग द ग्रूव कितना आ रहा है, a1 cos 60, a1 cos 60, सही है। और a1 की वैल्यू कितनी ला के रख दो, a1 कितना है, a1 कितना है तुम्हारा, जी साइन 30, तो यहाँ रखोगे क्या, जी साइन 30 इंटू में cos 60, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, जी और साइन 30 यानी कि 1/2, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो आ गया g/4, कितना आ गया g/4। मतलब जो ये वाला ग्रुप बना है इसके अलोंग वो कहाँ कितने एस्केलेशन से आ रहा है, g/4 से, ठीक। अब समझो पूरी सिचुएशन क्या कहानी यहाँ पर चल रही है, ठीक। अब ब्लॉक को कहाँ से छोड़ा जाएगा, अब एक नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक। अब एक नया डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, देखिए कुछ नहीं किया यार, इस डायरेक्शन में एस्केलेशन था, उसका एक और उसका कंपोनेंट इधर निकाल लिया, ये जो एस्केलेशन a1 था इसका कंपोनेंट इधर निकाल लिया, क्योंकि वो इधर चल रहा है, अलोंग द ग्रूव चल रहा है वो, ठीक। ओके नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्या करना है अब एक डायग्राम बना लो और सोचो क्या चल रहा है, या इसको उठा के कॉपी ना कर ले, लो अब बताओ। अब आपके ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक है आपका, मान लीजिए ये इसको यहां से छोड़ा तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, रेस्ट से छोड़ा पढ़ लो, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और ये कौन से रास्ते पे जाएगा, अलोंग द ग्रूव जाएगा, हाँ। और ग्राउंड पे जब ये टकराएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ 2 मीटर दिया था डायगोनल का लेंथ, तो 2 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। ये है, अब समय निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे बताओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, गेम खत्म, ठीक।
और यही वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं यार, क्या दिक्कत हो गया है ना। तो s बराबर आपने लगाया क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना रखोगे, इस डायरेक्शन में प्लस मान लो सब कुछ, जो कुछ भी इस डायरेक्शन में सबको प्लस मान लो या सबको माइनस मान लो, भाई मर्जी तुम्हारी है, ठीक। u हो जाएगा 0, जिसकी वजह से 0 हो जाएगा, s 2 है, और 1/2 a की वैल्यू क्या लोगे आप, एस्केलेशन कितना महसूस कर रहा है ये इधर, g/4 अभी निकाल के दिखाया था, ठीक। तो एस्केलेशन की जगह क्या आ गया, g/4 इंटू टाइम का स्क्वायर, यही समय तुम्हें निकालना है, कितने समय में यहां से यहां आएगा, जब यहां से यहां आएगा तभी तो ग्राउंड पे टकराएगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चल रहा है। अब सुनो, कुछ लोग बोलेंगे ये माइनस में ले लो, तो भैया एस्केलेशन भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि एस भी इधर ही है और एस्केलेशन भी इधर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई प्लस प्लस लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक। तो मैं प्लस प्लस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो साइन के साथ आपको सोचना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10, 10 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 10, 10 अपॉन 2 4 ज़ा 8 है ना, तो ये इधर जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16/10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा टी का स्क्वायर बराबर 8 2 ज़ा 16/10 यानी कि 1.6, सही है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, √1.6, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतने समय में, इतने समय में, इतने सेकेंड में ये नीचे फिसल के आ जाएगा ग्राउंड पे, ठीक। ओके नाउ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन। वैसे स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके वर्क पावर एनर्जी में, है ना, बट फिर भी छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उसको निपटा दो। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन उसने आपको दिया, ये इस तरीके से एक सिस्टम आपको दिया उसने, है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, और ये जो ब्लॉक है ये दोनों तरफ बांधा गया है स्प्रिंग से, ठीक है। तो एक स्प्रिंग आपको दिया यहाँ पर, ठीक, और एक स्प्रिंग दिया आपको यहाँ पर, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे देखिए मास m दिया हुआ है, ठीक, और उसने क्वेश्चन में लिखा इनिशियली बोथ द स्ट्रिंग्स आर एट नेचुरल लेंथ, इनिशियली बोथ द, स्ट्रिंग नहीं है सॉरी, स्प्रिंग है, स्प्रिंग का क्वेश्चन है, बोथ द springs are at natural length, when the block is shifted by, when the block is shifted by, when a block is shifted by the distance x, by the distance x towards right, and released find escalation of the block, find ACC का मतलब escalation of the block, ठीक। तो देखिए इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर एट नेचुरल लेंथ, इनिशियली ऐसा था, व्हेन द ब्लॉक इज शिफ्टेड बाय द डिस्टेंस x टुवर्ड्स राइट, इस ब्लॉक को इधर आपने शिफ्ट किया होगा, कितने डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस, इधर से ऐसे 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 जब इधर शिफ्ट करोगे, इधर दम लगाओ तो ये कंप्रेस हो जाएगी और ये एलोंगेटेड हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एलोंगेशन, और यहां क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। अब कैसा दिखाई पड़ेगा आपको बताओ, अब कैसा दिखाई पड़ेगा बताओ सिस्टम, ये ब्लॉक खिसक के इधर आ जाएगा और ये वाली स्प्रिंग हो गई क्या, कंप्रेस, सो ये वाली स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस्ड और ये वाली हो जाएगी एलोंगेटेड, ठीक। कितना इधर गया ये एक्स पोजीशन राइट में, समझे बात। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द एस्केलेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक को कितने एस्केलेशन से शिफ्ट किया गया होगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे आप, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जो कि मैं यहीं पे बना दूंगा, आप समझ जाना, ठीक। इसका वेट लगेगा कितना नीचे mg, क्योंकि मास m दिया हुआ है,
क्वेश्चन में मास कितना दिया हुआ है, m, करेक्ट। तो इसका वेट आएगा mg नीचे। और ध्यान से सुनो, ग्राउंड इसको एक नॉर्मल देगा, है ना, और ग्राउंड को भी नॉर्मल मिलेगा, लेकिन हम ग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब उस ग्राउंड की नॉर्मल नहीं दिखा रहे हैं, बस ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा या सरफेस इसको नॉर्मल देगा ये। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा। इस क्वेश्चन में एक बात और दी हुई है क्या, कि फर्स्ट वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, ठीक, और सेकंड वाली स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K2, सही है। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है। स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, Fs, इसका फॉर्मूला होता था -kx, मैंने बोला था माइनस हटा दो, बस वो डायरेक्शन को बताता है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाता था आपका, kx, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट को आप पोजीशन में कितना चेंज हुआ है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। अब ध्यान से जरा चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए, पहले आप ये वाली स्प्रिंग को देखो, K1 वाली को या K2 वाली को देख लो, चलो K1 वाली को देख लो। तो जब ये ब्लॉक इधर खींचेगा, आप इसको छोड़ो अभी, इसको देखो, ब्लॉक जब इधर आएगा, ब्लॉक इसको खींचेगा ऐसे, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी इधर इधर इधर, कितना, सुन लो, कौन सी स्प्रिंग लगा रही है, K1, तो कितना लगाएगी, K1x, नहीं समझे। स्प्रिंग का फोर्स वाला रिवीजन उठा के देख लीजिए बच्चों, जब इसको पकड़ के इधर खींचोगे तो ये वाली स्प्रिंग नाराज होगी ना वो ब्लॉक को, क्योंकि उसको इस स्प्रिंग को लगेगा कि ब्लॉक इसको इधर खींच रहा है, तो ये स्प्रिंग ब्लॉक को इधर खींचेगी, कितने फोर्स से, कितने फोर्स से, K1x से। तो इस पे फोर्स लगेगा K1x, कहाँ लिखे यार, हाँ कहाँ लिखे, समझ जाओगे लिख दें, K1x, ठीक। और सुनो, अब जब अब इस स्प्रिंग को देखो, इस ब्लॉक ने इसको ऐसे दबाया हुआ है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, खुद सोचो भाई, इसको कंप्रेस किया है ना, तो ये स्प्रिंग K2x फोर्स देगी, लेकिन किधर, इस ब्लॉक ने इसको ऐसे दबाया, तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देती, यानी कि सेकंड वाली स्प्रिंग भी इसको इधर फोर्स देगी, कितना, K2x, K2x, ठीक है। अब n बैलेंस कर लेगा mg को, उससे तुम्हें कोई मतलब है नहीं, है ना, बस लिख के मैंने दिखा दिया, इससे हमें नो मैटर, कोई मतलब नहीं है इससे। अब आप देखिए ध्यान से चेक करो, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो उधर आपने क्या लगाया है, उधर आपने एक फोर्स लगाया है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, उधर आपने एक फोर्स लगाया है, ठीक। तो वो जो भी फोर्स लगाया होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होगा, K1x प्लस K2x के। सुनो, ये जो स्प्रिंग फोर्स K1x प्लस K2x है, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो मोशन को अपोज कर रहा है। भाई दोनों स्प्रिंग ये नहीं चाहती हैं कि तुम ऐसा करो जो तुमने कर दिया, ठीक। ये वाली स्प्रिंग नहीं चाहती कि ब्लॉक इधर जाए, तो इसने लगाया K2x, और ये वाली स्प्रिंग नहीं चाहती है कि ब्लॉक इधर जाए, मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो, तो ये वाली स्प्रिंग इसको ऐसे करके रोकेगी, और ये वाली स्प्रिंग इसको ऐसे करके रोकेगी, समझ रहे हो, दोनों ही स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूं मैं, बताइए। ये वाली स्प्रिंग कितना देगी इसको, K2x इधर, क्योंकि इस ब्लॉक ने इसको उधर खींचा है, और सेकंड वाली स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस हो रही तो वो पलट के ऐसे देगी। ये दोनों जो फोर्स हैं जो स्प्रिंग ने दिए हैं, भाई सुनो फिर से, क्या फिर से इसमें बताओ, स्प्रिंग फोर्स वाला फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था, तभी समझ में आएगा। इधर देखो, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, अच्छा इसका K1 माना है, चलो ठीक है, इसका K1 माना है। तो पहले इस स्प्रिंग को देखो, बस उसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, इसको मत देखो अभी। तो जब इसको इधर खींचोगे तो ये एलोंगेटेड होगी, स्प्रिंग क्या करती है, मोशन का अपोज करके उस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में मोशन का अपोज होता है, ऐसे सोचो आप। तो जब ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे खींच रहा होगा तो स्प्रिंग नाराज हो जाएगी और इस ब्लॉक को पकड़ के इधर खींचेगी, कितने फोर्स से, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, Kx फोर्स से खींचती, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और इनटू में x, जितना पोजीशन में चेंज हुआ है, ठीक। तो ये ब्लॉक पे इधर लगेगा कितना, K1x फोर्स, ठीक। अब दूसरी स्प्रिंग को देखो, इसको पहली वाली को मत देखो, अब इसको नहीं देखो, अब इसको देखो। ये ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा है, ये स्प्रिंग चाहती है मैं कंप्रेस ना हूं, तो ये मोशन का अपोज करेगी, ऐसे आप सोचो, या आप ऐसे सोचो, आपने अगर ऐसे कंप्रेस किया है तो ये स्प्रिंग पलट के ऐसे देगी, ब्लॉक को इधर ही देगी, कितना, K2x, ठीक, ओके। अब दोनों स्प्रिंग ने, क्योंकि ब्लॉक फाइनली इधर जा रहा है, तो दोनों स्प्रिंग ऐसा चाहेंगी
उधर ना जाए, इसलिए दोनों स्प्रिंग मिल के जो फोर्स दे रही है दोनों का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है। तो दोनों स्प्रिंग में मिलके कितना फोर्स दिया, k1x और प्लस k2x, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे और बराबर किसके कर दोगे, एम के। अब कुछ लोग घूम गए होंगे कि एम के इक्वल क्यों कर दिया, है ना, क्योंकि भाई दोनों स्प्रिंग मिलके जितना फोर्स दे रही कम से कम उतना तो लगाओगे, तब तो ये उधर जाएगा। तो जो नेट फोर्स तुम लगाओगे वो स्प्रिंग के द्वारा अपोज किए गए फोर्सेस के इक्वल लगाओगे, ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। कम से कम उतना तो लगाओगे तब तो उधर जाएगा, ठीक। तो k1x प्लस k2x बराबर m में। पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से इधर जा रहा है। अब यहां से उन्होंने क्या पूछा था आपसे कि क्या निकाल लो भाई, एस्केलेशन निकाल लो ब्लॉक का, ठीक। तो ब्लॉक का एस्केलेशन कितना आ जाएगा, यहां से एस्केलेशन बराबर कितना आ जाएगा, k1x प्लस k2x अपॉन में m। बस यही आंसर है, क्योंकि k1 k2 क्वेश्चन में दिया हुआ था स्प्रिंग का कांस्टेंट, और x भी क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, ठीक, और मास भी क्वेश्चन में m दिया हुआ था, ठीक। तो दिस इज योर आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है आपका यहाँ पर, देखो ये आपका सरफेस है, सही है, और इस सरफेस पे ब्लॉक रखे हुए m1 m2 m3, ये ब्लॉक रखे हैं इस पे m1 m2 m3 मास के, और रस्सी बंधी हुई यहाँ पे स्ट्रिंग, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक। ओके, नाउ आपसे कहता है, और फोर्स लगा दिया उसने F, फोर्स लगा दिया उसने F, ठीक। और कुछ नहीं है, बस एस्केलेशन निकालना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाऊंगा अभी, वो आप देखिएगा, ठीक है ना, वो आप देखिएगा, ठीक। देखिए जरा ध्यान समझो बच्चों। मान लो कि इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, पता है क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, सुनो। एक तो आप एस्केलेशन निकाल के दे दीजिए इनको, ठीक। और दूसरा आप टेंशन T1 और टेंशन T2 निकाल के दे दो आप, या T और T1, मतलब समझो बच्चों, कितनी स्ट्रिंग दिखाई पड़ रही है, दो। तो ये वाली स्ट्रिंग का टेंशन मान लीजिए T है, और ये वाली स्ट्रिंग का टेंशन मान लीजिए T1 है, तो T भी निकाल के दो उनको और T1 भी निकाल के दो उनको, सही है। F4 से पूरे सिस्टम को ऐसे खींचा गया है। अब एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओ और गेम इसका कर दो ओवर। देखो कैसे, सबसे पहले आप पकड़ोगे किसको, ब्लॉक M1 को पकड़ लो भाई, ये ब्लॉक M2 को पकड़ लो, और ब्लॉक M3 को पकड़ लो, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बहुत आसान, कुछ नहीं करना। देखो इस पे लगेगा क्या, M1G नीचे नॉर्मल मिलेगा ग्राउंड से ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, N1, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या इस पे कोई टेंशन का फोर्स है, यस सर, अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक T, ठीक। अब इसको देखो, इसका मास कितना M2, तो वेट कितना आएगा आपका M2G, ग्राउंड से नॉर्मल मिलेगा कितना N2, दिक्कत है नहीं कोई, ठीक। अब ध्यान से समझो, इधर इसको टेंशन मिलेगा अवे फ्रॉम दिस, और रोप मतलब ये स्ट्रिंग सेम थी तो टेंशन T, ठीक। अब सुनो, इधर का टेंशन T1 बना था, ये भी मिलेगा इसको, तो T1 इसको इधर से मिला, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला जो आपका ब्लॉक है, ठीक, इसका वेट कितना हो जाएगा आपका M3G, और नॉर्मल मिलेगा इसको ग्राउंड से कितना N3, ये वाला फोर्स इधर लगा F, और ये इधर इसमें टेंशन कितना आएगा इधर अवे फ्रॉम द ब्लॉक कितना T1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, जब इसने आपने इस फोर्स से F4 से खींचा तो पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से मोशन कर रहा है, भाई सबका एस्केलेशन तो सेम होगा यार, है ना। कुछ लोग सोच ही नहीं पाते हैं एस्केलेशन क्यों सेम होगा। एस्केलेशन इसलिए सेम होगा, डोरी की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, डोरी की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, स्ट्रिंग की लेंथ ही नहीं चेंज हो रही है, सही है। तो जितने एस्केलेशन से ये चलेगा उतने से ये, इतने से ये चलेगा, है ना। आपको पढ़ाया था ना, डोरी की लेंथ नहीं चेंज होगी, चाहे जितना फोर्स लगा लो, टूट जाएगी लेकिन चेंज नहीं होगी लेंथ। तो क्या दिक्कत है यार, अगर एक सेकंड में ये 1 मीटर आगे जा रहा है तो ये रस्सी भी एक सेकंड में 1 मीटर आगे जाएगी, ये भी 1 सेकंड में 1 मीटर आगे जाएगा। तो एस्केलेशन सबका पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है, ओके। नाउ अब आप देखो, अब आप देखो बच्चों, इसमें जो वर्टिकल फोर्स है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। N1 बराबर क्या आ जाएगा M1G, इसको बैलेंस करेगा तभी तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ इसी तरीके से N2 बराबर M2G, इसका कोई मतलब नहीं है। N3 बराबर M3G, इसका कोई मतलब नहीं। केवल आप हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को देखिए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, अब खास बात देखिए, ये ब्लॉक फाइनली इधर जा रहा है, यस सर, ठीक। और इधर ले जाने वाला फोर्स कौन है इसको, इधर ले जाने वाला फोर्स कौन है इसको, तो जवाब है इधर ले जाने वाला फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, T, तो T बराबर क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन बनी, T बराबर क्या आ जाएगा बताइए,
इसका भाई यही तो नेट फोर्स है यार। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए के। तो एम की जगह m1 और एक्सक्लेशन ए, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इस ब्लॉक को देखो, फाइनली जा तो उधर ही रहा है, वहां से देख लो ना, पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो अगर ये इधर जा रहा है तो T1 बड़ा T छोटा, ऐसे सोच लो आप। तो T1 में से आप T माइनस करोगे बराबर m में, इसका मास कितना है m2 और एक्सक्लेशन कितना है आपका a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसको देखिए, इस पे ये वाला फोर्स इधर F यही डोमिनेट करेगा क्योंकि सिस्टम इधर जा रहा है। तो F माइनस T1 बराबर m में, m की जगह m3। ठीक, और a ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। उठा के ऐड कर दो, कहानी खत्म। उठा के ऐड कर दीजिए इन सबको, करो भाई ऐड। क्या करोगे? जब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, t से t कटेगा, T1 से T1 जाएगा। ठीक, क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में? f, है ना। सो f बराबर, अब ध्यान से चेक करो, इन तीनों को ऐड करोगे a कॉमन हो जाएगा, तो आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। अब a में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सो a बराबर कितना आ जाएगा? f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बताऊं एक बात, चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। जब a एस्केलेशन आ गया आपका, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक, जब a एस्केलेशन आ गया, अब तो बड़ा आसान हो गया है, टेंशन t निकाल सकते हो तुम। ठीक, सो टेंशन t कितनी आ जाएगी यहाँ से? टेंशन t आ गई m1 इंटू ए, यानी कि m1 इंटू ए, है ना। सो टेंशन t बराबर m1 फर्स्ट इक्वेशन से, a की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट, ये आ गया। इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो टेंशन T1 को आराम से। ठीक है ना, फिर इसका भी एक तरीका आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक, टेंशन T1 आप निकाल लीजिए, चलिए यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। हाँ, टेंशन T1 कहाँ से निकलेगा? कहीं से भी निकाल लो, सेकंड से निकाल लो, हाँ फर्स्ट से निकाल लो, फर्स्ट कह रहा हूँ, कहीं से भी निकाल लो यार, यहाँ से आसान है ना, सेकंड से। T1 माइनस टी बराबर, देखो सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया आपका? T1 माइनस टी बराबर कितना हो गया, चेक कर लो। T1 माइनस टी बराबर m2a। ठीक, तो यहां से आप T1 बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? m2a और प्लस टी, है ना। और यहां से आ जाएगा m2, और a की वैल्यू क्या आ गई है? a की वैल्यू कितनी आई है, चेक कर लो। a कितना है? f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस t तुम निकाल चुके हो, कितना आया था? t कितना आया था? m1 इंटू f अपॉन t कितना आया था भाई, चेक कर लो। m1 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा T1 बराबर, क्या हो जाएगा आपका? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? m2f प्लस m1f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ऊपर से क्या कॉमन आएगा? f, और अंदर बचेगा m2 प्लस m1, जिसको आप m1 प्लस m2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से T1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? m1 प्लस m2 इंटू एफ अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, सही है। ये आ गई आपकी टेंशन T1। ठीक, तो एस्केलेशन भी निकाल लिया और दोनों टेंशन हमने निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए जी। हाँ, अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगा यहाँ पर? अभी एक और क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो। एस्केलेशन कैसे पढ़ाया गया था? एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल, है ना। तो एस्केलेशन ए बराबर एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल। जब भी ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला सिस्टम आएगा तो आप पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लगा हुआ है? अगर बाहर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि एफ फोर्स इसको चला रहा है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा।
एफ फोर्स इसको चला रहा है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स होते हैं, सुनो, ये फोर्स एज अ इंटरनल फोर्स काम करेंगे। यहाँ वाला जो टेंशन है और यहाँ वाला जो टेंशन है, टी और टी, ये एक्शन रिएक्शन है। इसने इस पे एक्शन किया टी, तो इसने इस पे रिएक्शन किया टी, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देंगे, तो कहने के लिए दो फोर्स है बट कोई फोर्स नहीं। यहाँ पे देखो T1 और T1, ये भी इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। ये T1 एक्शन है, इसने इसको खींचा T1 से, तो इसने इसको खींचा T1 से रिएक्शन देके, तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सोचो आप, ठीक। समझो जरा बात को, ये सब फोर्स आपको दिख रहे हैं, अंदर वाले फोर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, मतलब टेंशन वाले फोर्स, बट इनका कोई मतलब है नहीं यार। चेक कर लो, ये एक्शन रिएक्शन है, ये वाले ब्लॉक ने इस पे टेंशन दिया, ये जो टेंशन है ना, ये वाले ब्लॉक ने इस पे एक्शन किया, ऐसे सोचो, और ये वाले ब्लॉक ने इसको रिएक्शन दिया है, ऐसे। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। क्यों भाई, यहां से देख लो, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इस पे टी कैंसिल हो जाएगा। और T1 और T1 ये भी एक्शन रिएक्शन है, इसने इसको खींचा T1 से, तो इसने भी इसको खींचा T1 से, ठीक। तो इंटरनल वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं यार, चेक कर लो, टी से टी कट गया था जब हमने ऐड किया था T1 से, तो नेट फोर्स एफ आ गया था। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं सोच सकते हो, पूरे सिस्टम को देखिए तो नेट फोर्स एफ दिखाई पड़ रहा है आपको, बस मैं यही बता रहा हूं आपको, ठीक। अंदर वाले तो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम ही तुम्हें पता चल गया है, ठीक। तो क्या तुम एस्केलेशन सीधे नहीं निकाल सकते हो, एस्केलेशन इज इक्वल टू एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल, एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल। एफ टोटल कितना था पूरे सिस्टम पे, एफ, और टोटल मास कितना हो जाएगा आपका, पूरे सिस्टम को देखोगे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या दिक्कत है बताओ। तो जब भी आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल सिस्टम दिखाई पड़े, ऐसे वाला, है ना, ब्लॉक बहुत सारे एक दूसरे में बांधे गए हैं, तो आपको जो भी एक्सटर्नल फोर्स दिखाई पड़ रहा है, ठीक, आप सीधे एस्केलेशन निकाल सकते हो, इतना तीम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे एस्केलेशन आ जाएगा क्या, एफ टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास आ गया। और जैसे ही एस्केलेशन आ जाएगा, तो ध्यान से सुनिए, शॉर्ट ट्रिक से आपका टेंशन भी आ जाएगा, बताऊं कैसे, ध्यान सुनो, देखो ऐसे टेंशन भी शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, कैसे, इधर देखो, जैसे कि मान लो आपको ये वाला टेंशन निकालना है, ठीक, ये वाला टेंशन निकालना है ना, जिधर मोशन हो रहा हो वो वाली डायरेक्शन का टेंशन देखा करो, ये वाला टेंशन निकालना है, तो इस टेंशन को निकालने के लिए क्या करोगे, इस टेंशन को निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, मास बिहाइंड इनटू एस्केलेशन, क्या होता है, देखो पहले आप ऐसे लिख लो, क्या, टेंशन निकालने के लिए आप सोचो, मास बिहाइंड इनटू नेट एस्केलेशन, जो भी एस्केलेशन आपने निकाला पूरे सिस्टम का, एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक। अब बताओ, अगर आपको ये वाला टेंशन निकालना है, ये वाला टी, तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट ट्रिक कैसे लगेगी, मास बिहाइंड, इसके बिहाइंड कितना मास है m1, बिहाइंड मतलब इसके पीछे जितना मास दिख रहा है उसको ले लो, ठीक। तो टी कैसे निकलेगा, मास बिहाइंड कितना है m1, तो मास बिहाइंड की जगह m1 और इनटू में एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम निकाल के बैठे, ऊपर कितना है f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सही है। तो यहां से आ जाएगा टेंशन T बराबर मास m1, यही आ गया m1 अपॉन, अरे चेक कर लो यार, पहले भी यही आया था, अब नहीं बता रहा हूँ, आप देख लो जाके पीछे से, टेंशन T यही आया था m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 उतना आया था। और T डैश भी ऐसे ही निकल जाएगा, या T1 भी ऐसे निकल जाएगा, अगर T1 तुम्हें निकालना हो, ठीक, शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा, T1 बराबर क्या होगा, मास बिहाइंड इंटू एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम, जाके चेक करो T1 के पीछे कितना मास लगा हुआ है, ये देखो, ये T1 के, भाई जिधर मोशन है उधर वाला T1 देखो, ये T1 मत देख लेना यार, जिधर मोशन हो रहा है ये वाला T1 देखो, इसके पीछे मास देखो, ठीक, m2 प्लस m1, टोटल मास कितना है बिहाइंड, m1 प्लस m2 है ना, तो मास बिहाइंड की जगह कितना रखोगे, m1 प्लस m2 है ना, और इनटू में एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम कितना आया था, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सही है। अब जाके चेक कर लो, क्या यही T1 आया था आपका, लो चेक कर लो, यही आया था m1 प्लस m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट, ओके। और एक चीज और दिखा दूं यहीं पे, एक चीज और दिखा दूं यहीं पर, इधर देखो, थर्ड वाले ब्लॉक के लिए कोई टेंशन तो है नहीं, मतलब है वो इधर, लेकिन मोशन की तरफ एक फोर्स आ रहा है F, तो इसको कैसे निकाल सकते हो आप, मास बिहाइंड इनटू एस्केलेशन अगर लगाओगे, तो एक चीज दिखाऊंगा वो आपको शायद अच्छा लगे कुछ लोगों को, लो देख लो, मास बिहाइंड F बराबर, मास बिहाइंड कितना है इसके पीछे, F m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 प्लस m2
प्लस m3, और एस्केलेशन कितना था तुम्हारा, f अपॉन m1, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये इससे कट जाएगा, f बराबर f आ जाएगा, मतलब एक वैलिड स्टेटमेंट आ गया, टेंशन मत लो। कुछ फील नहीं कराना चाहता था, बस ऐसे ही दिखा दिया। कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या दिखाना मैं चाहता था, पता नहीं क्या दिखाना चाहता था, ज़्यादा टेंशन मत लो। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि क्या दिखाना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था भैया देखो जो फोर्स में निकाल रहा हूँ ना, जो उसको खींच रहा है, हाँ चलो मान लो थोड़ी देर के लिए उसने बोला ना कि भैया फोर्स कितना है, एफ है। मैंने कहा कि चलो जो इस पूरे को खींच रहा है वो फोर्स एफ ना होके क्या है, एफ डैश है, मान लो मैंने बोल दिया, उस एफ डैश को निकाला तो एफ के इक्वल आ गया, जो कि सही बात है। भैया दिल पे मत लो, बस आप जो बताया वो आप निकालो, ठीक। चलो, तो देखा आपने, या तो आप इक्वेशन बना लीजिए और या तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए, ठीक। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाले में ही चलेगा। चलो, लेकिन बेसिक तरीका मत भूल जाना यार, है ना, जब कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो वहां बेसिक तरीका जरूर लगता है, ठीक। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक, ओके। और ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नाउ देखिए, अगर इसी में आपको लिखना हो तो आप एक बात लिख लीजिए, क्या, यहीं पे एक बात आप लिख लीजिए, ठीक है, यहीं पे एक बात लिख लीजिए, ये जो इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं, है ना, तो इंटरनल फोर्सेस सिस्टम को नहीं चलाते हैं, है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना के कैंसिल हो जा रहे हैं एक तरीके से, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन में भी कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक। तो इंटरनल फोर्स, आप इसको नोट लगाइए जरा कॉपी में, क्या, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखी है आपने यहाँ पे नोट लगा लो, क्या, नोट लगा लीजिए इसमें कॉपी में, ठीक। इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मूव द सिस्टम, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मूव द सिस्टम, ठीक है, मेक्स एक्शन रिएक्शन, मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक, मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर, बात समझो, देखो मेक एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो सिस्टम को नहीं चलाते हैं, भाई साफ बात है यार, कोई जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा वही सिस्टम को चलाएगा, देख लो आप, है ना। आपको गैस सिलेंडर वाला भी एग्जांपल दिया था, अभी फिर जाके आगे दिया जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है ना, इसमें गैस भरी हुई है, तो भाई ये देखो ये सिलेंडर है इस तरीके से, तो गैस भरी है, इसने खींचा इसको F4 से, तो इसने भी खींचा इसको F4 से, एक्शन रिएक्शन नेट फोर्स 0 आ गया। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल ने इसको खींचा ऐसे, तो इसने भी इसको ऐसे खींचा, तो एक्शन रिएक्शन हो गया, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। मतलब इंटरनल फोर्सेस हैं तो बहुत सारे, लेकिन नेट इंटरनल आ गया कितना, 0, जिसकी वजह से सिलेंडर नहीं चल रहा है। सिलेंडर तभी चलेगा जब तुम धक्का मारोगे, तुम उठा के जब ले जाओगे, तुम फोर्स लगाओगे, तुम एक्सटर्नली फोर्स लगाओगे तभी चलेगा, इंटरनल फोर्स से नहीं चलता है सिस्टम। इंटरनल फोर्स क्या बना रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, वही केस यहां पर भी है। मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है गैस का और ये मॉलिक्यूल है गैस का, इसने इसको खींचा ऐसे, तो इसने इसको खींचा ऐसे, एक्शन रिएक्शन कैंसिल, इसने इसको खींचा T1 से, तो इसने इसको खींचा T1 से, कैंसिल। तो भैया चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जब बाहर से किसी ने रस्सी, जब बाहर से किसी ने पकड़ के ऐसे F4 से खींचा तब जाके चलाए, ठीक। पूरे सिस्टम को देखोगे तो इंटरनल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन का पेयर बना के कैंसिल हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो ये बात है आपकी, ठीक। और शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक। नाउ अब आप देखिए जरा, अब आप देखना चाहते हो क्या, क्या देखोगे आप, चलो पहले एक सवाल कराते हैं फिर दिखाते हैं। देखो, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए बच्चों, अब ये थोड़ा हटके आपका सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा सा हटके है और यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान से समझिए। ये बच्चों एक रॉड है इस तरीके से, ठीक, ये एक रॉड है और ये रॉड एक सरफेस पे रखी हुई है, ये आपका सरफेस है, समझ जाना, है ना,
अरे भाई सरफेस, ये रॉड है और ये ऐसे सरफेस पे रखी हुई है, ठीक, ओके, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें रॉड का नाम रखा ए बी, ये वाला एंड ए और ये वाला एंड उसने बोला बी, ठीक। और सुनिए, यहां पर उसने कहा कि भैया रॉड जो है, अच्छा सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है ना, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, ठीक। उसके बाद स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन आपको जीरो लेना है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। अब यहां से उसने सेक्शन कट किया और उसने बोला कि भाई देखो पूरी रॉड का जो लेंथ है बच्चों एल है, यहां से यहां तक का, ठीक। और ये जो लेंथ है ये एक्स है, ठीक, ये लेंथ जो है एक्स है, ठीक। कह रहा है कि फाइंड द टेंशन ऑफ द पार्ट एक्स, और पूरे रॉड का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ होल रॉड कैपिटल एम, पूरे रॉड का मास कैपिटल एम है, ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है। उसने आपको बोला कि अगर हम इसको F4 से खींचते हैं, इधर से अगर हम इसको F4 से खींचते हैं, ठीक, तो F4 से खींचने के बाद आपको ये बताना है एक्स वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक्स वाला जो पोर्शन है, एक्स वाले पोर्शन पे कितना टेंशन आएगा, मतलब टेंशन ऑफ एक्स, फाइंड टेंशन ऑफ एक्स, ठीक, फाइंड टेंशन ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड टेंशन ऑफ एक्स, ये टेंशन ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। नाउ देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट करिए, आपको क्या करना है, जितने लेंथ में मांग रहा है वो आपसे, ठीक है, वहां से उसको ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक, ओके, यहां से इसको ब्रेक कर दिया करिए, एक्स पार्ट से इसको ब्रेक करके दो बॉडी बना लीजिए, दो डिफरेंट बॉडीज, समझ रहे हो, ये रॉड ली आपने और इसको ब्रेक कर दो, यहां से कट कर दो और इसके दो पार्ट बना लो, यानी कि इसको ब्लॉक वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, ठीक। अब ये लेंथ अगर x हो गई और यहां से काट दिया, टोटल लेंथ l थी, तो लेंथ कितनी बचेगी, इसकी लेंथ कितनी बचेगी, l माइनस एक्स, यस और नो, खुद सोचो ना, पूरी लेंथ l थी, x निकाल दिया तो l माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन बचा l माइनस एक्स, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, क्या तुम्हें इसका मास पता है, अगर तुम इसको एक ब्लॉक की तरह मान रहे हो, ब्लॉक की तरह, इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करते थे, यहां पे देखो इन दोनों के बीच में टेंशन T था, तो बस आप यहां पर सोचोगे, जब आपने इसको काट के निकाल दिया तो आप सोच लीजिए, काट के निकालने के बाद आप दोनों को एक डोरी से बांध दो, ऐसा सोचो, और फिर आप सोचो कि इधर टेंशन कितना डेवलप हो रहा है T और इधर टेंशन T डेवलप हो रहा है, ऐसे करके, ठीक। तो एक्स पार्ट पे कितना टेंशन आएगा T, तो यही T निकाल लोगे तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद समझो, कि यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने पोर्शन को ऐसे खींचेंगे ना किसी फोर्स से, उसी को मैंने टेंशन T बोल दिया। ये रॉड मेटल की रॉड बनी हुई है, तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां के मॉलिक्यूल को किसी फोर्स से खींचेंगे ना, भाई पीछे आप ब्लॉक पढ़ के आए तो रस्सी बंधी रहती थी, है ना। और वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखो ये इंटरनल फोर्स है, टी और टी इंटरनल फोर्स है, ये टी और टी क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो अगर एक रॉड है और रॉड को जहां से मैंने काटा है, ठीक, सोच रहा हूं मैं काट के इसको, तो जहां से मैंने काटा है तो सोचो ना यार, यहां रस्सी बांध के सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां के मॉलिक्यूल इतने वाले पोर्शन को खींच रहे होंगे, जब तो किसी फोर्स से खींच रहे होंगे तो उसका नाम तुमने टी रखा, वही टेंशन होगा। और यहां वाले मॉलिक्यूल जितने फोर्स से इस यहां वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे होंगे, यहां वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे होंगे, उतने ही फोर्स से ये मॉलिक्यूल यहां वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे होंगे एक्शन रिएक्शन से, तो इधर भी टी इधर भी टी, मतलब अब इसको बीच से रब कर दो, तो इस पे टेंशन टी, इस पे टेंशन टी, अगर ये टी निकाल लिया तुमने तो वही तुम्हारा आंसर होगा, टेंशन एक्स वाले पोर्शन पे कितनी आ जाएगी टी, ठीक, इस एक्स वाले पोर्शन पे टेंशन आ जाएगी टी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर तुम इसे एक ब्लॉक जैसा सोच रहे हो, अगर तुम इसे एक ब्लॉक जैसा सोच रहे हो, पहले तो कॉन्सेप्ट लिख लो, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड फोर्स इनसाइड अ बॉडी, कॉन्सेप्ट लिखिए,
whenever we have to find the force inside a body, we have to break it and solve it using FBD. We have to break it, उसको break कर दीजिए, and solve it using FBD, using free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर लो। मतलब इसको एक ब्लॉक मान लो, इसको एक ब्लॉक मान लो, बस खेल खत्म। अब बताओ, अगर तुम इन दोनों को ब्लॉक मानोगे, तो भाई मास तो पता होना चाहिए, दोनों का। नहीं पता है, कोई बात नहीं, इस पूरे का तो मास पता है ना तुम्हें? हाँ, पूरे का मास पता है। हाँ, तो पूरे की लेंथ कितनी थी? L, तो फॉर लेंथ L मास कितना था? मास ऑफ लेंथ L, मास यूनिटरी मेथड लगा के क्लास 10th का सबका मास निकाल लेंगे। सुनो, फॉर लेंथ कैपिटल L मास वॉज कैपिटल M। सुन लो भैया ध्यान से, पूरी लेंथ L थी, उसका मास था कैपिटल M। तो अगर लेंथ 1 यूनिट हो जाए, इसको 1 कर दोगे, तो फॉर लेंथ 1 यूनिट मास कितना हो जाएगा? M डिवाइडेड बाय L, मास पर यूनिट लेंथ। भाई 1 यूनिट का लेंथ कितना होगा यार? ये L जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो 1 यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो X यूनिट लेंथ का मास कितना आ जाएगा? सो फॉर लेंथ x लेंथ के लिए मास कितना आ जाएगा? इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो m बाय एल इंटू एक्स। ठीक, इसी तरीके से लेंथ अगर आपकी क्या हो जाए? l माइनस एक्स हो जाए, सो फॉर लेंथ l माइनस एक्स मास कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मास है m बाय एल, तो l माइनस एक्स का मास कितना हो जाएगा? m बाय एल इंटू में l माइनस एक्स। सही है, अब जाके आपको इसका भी मास पता चल गया। ध्यान से सुनिएगा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सही है ना? तो ध्यान से सुनिए जरा, यहां पर इसका वेट कितना लगेगा नीचे? वेट कैसे निकालते हो? m इंटू जी से। इसका मास कितना आया है? एक्स लेंथ वाले का मास कितना आया है? m बाय एल एक्स, और उसको g से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा, तो m बाय एल एक्स इंटू जी। ठीक, इसको नॉर्मल मिलेगा ऊपर n1 ग्राउंड पे रखा है ना। ठीक, टेंशन T है इस पे। ओके, ये हो गया। ठीक, तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, यही टेंशन T इसको आगे लेके जा रहा है। सही है, तो T बराबर क्या आ जाएगा? देखो n1 इसको कैंसिल कर देगा, है ना, मतलब n1 और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे। इसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि F4 से इसको आगे ले आया जा रहा है, सही है ना। ओके, F4 से इसको आगे ले जाया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए, मान लीजिए पूरी रॉड ए एस्केलेशन से आगे जा रही है, तो इतने पोर्शन का भी एस्केलेशन कितना हो जाएगा? ए, और इतने पोर्शन का भी एस्केलेशन कितना हो जाएगा? ए। सही है, तो यही टी फोर्स तो इसको ले जाता हुआ नजर आ रहा है, तो टी बराबर क्या बनेगा यहां से? यही टी नेट फोर्स है। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? m इंटू ए के इक्वल, तो m का मतलब मास ये रहा इसका कितना? m बाय एल एक्स और इंटू में a, एस्केलेशन a। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये लीजिए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो क्या होगी इसकी हालत? इसका वेट लगेगा नीचे, वेट के लिए मास इंटू जी, तो इसका मास कितना है? m बाय एल, एल माइनस एक्स, m बाय एल और इन द ब्रैकेट L माइनस एक्स और इंटू में G, ये हो गया इसका वेट। नॉर्मल मिलेगा इसको ऊपर की डायरेक्शन में N2। सही है, और इस वाले पोर्शन पे जब आप FBD बनाओगे तो ध्यान से चेक कर लो आप, m बाय एल इंटू एक्स, एल माइनस एक्स, हाँ तो वही तो लिखा है m बाय एल इंटू में l माइनस एक्स, ठीक, इंटू जी, यही तो है m बाय एल इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स, ये इसका मास हो गया और g से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक तो है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? ठीक तो है, क्या डाउट है भाई? हाँ बताइए, कोई डाउट है? ठीक तो है यार,
इसका मास कितना आया है m/l इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स और इंटू करोगे g। ठीक तो है, ठीक तो है। अब यहाँ पे देखो इस पे फोर्स F लगा हुआ था, ये तो लगाना भूल गए, यहाँ भूल क्या गया, FBD बना रहे हैं, अब लो लगा दिया। अब बताओ ये पूरा सिस्टम उधर जा रहा है तो फोर्स कितना आएगा F माइनस टी। तो यहां से बनेगा क्या इक्वेशन, F माइनस टी बराबर m में। तो इसका मास ये रहा आपका m/l इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स और इनटू में a। ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी, सही है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी, सही है। अब ध्यान सुनो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, सही है। जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये t से t गया, और मैंने आपको बताया था इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं, अभी बताया था ना, कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ, तो जो इंटरनल फोर्सेस थे जिसको तुमने टेंशन नाम दे दिया तो कैंसिल हो गए, एक्शन रिएक्शन। नेट फोर्स F बचा आपको, जो कि बाहर से देखने पे लग रहा था आपको F फोर्स लगा हुआ है सिस्टम पे। तो F बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से F बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ। ये कितना है आपका m/l x इंटू ए, और प्लस इसको जोड़ोगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा m/l इंटू एल। तो m/l इंटू एल, और पीछे से आएगा, या आप एक काम कर लो, हाँ पीछे से a आएगा तो l से l कट जाएगा, a आएगा और माइनस mx/la। अरे यार देखो, इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से m/l xa, और प्लस इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो m/l इंटू एल और इंटू ए। तो m/l इंटू एल और इंटू ए, और माइनस m/l xa, m/l xa, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल, l से l गया, m में आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, m में आ गया। ठीक, तो F बराबर क्या आ गया, m a आ गया, सही है। तो a कितना निकल जाएगा यहाँ से एस्केलेशन, a बराबर F/m आ गया। हाँ, और यही तो आपको पहले पढ़ाया गया था, कौन सी नई बात हो गई, बस मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इंटरनल फोर्स कैंसिल होते हैं। यही तो आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो नेट एस्केलेशन होगा सिस्टम पे, पूरा जो एस्केलेशन सिस्टम पे कितना है, a, तो F a ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। हाँ, तो आप चेक कर लो, ये जो पूरा सिस्टम है इस पे टोटल फोर्स बाहर से कोई देखेगा तो ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है F, और टोटल मास कितना है इस पूरे का m। तो आंसर उतना ही आना है, बस मैंने इक्वेशन निकाल के आपको दिखाई है। ठीक, अब जैसे आपका A एस्केलेशन आ चुका है, एस्केलेशन A आ चुका है, तुरंत आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे और आपका टेंशन आ जाएगा ये T, है ना। सो अब हम जाएंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, T बराबर, ध्यान से चेक करिए कितना था आपके पास, T इज इक्वल्स टू m/l x इंटू ए, m/l इंटू एक्स इंटू ए, सही है। और यहां से T तुमको निकालना है तो T बराबर m/l इंटू में x, है ना, इंटू में x और इंटू में a अभी अभी निकाला है तुमने, कितना था F/m, तो a की वैल्यू कितनी आई थी F/m, ठीक, तो F/m, सही, m से m गया, है ना, तो यहां से आ गया टेंशन बराबर क्या आ गया आपके पास F इंटू एक्स, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, टेंशन, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, टेंशन। ठीक है ना, ओके। सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब देखो, आप अगर चाहते तो इस टेंशन को डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, T बराबर क्या होता था, मास बिहाइंड इनटू एस्केलेशन। सो T बराबर क्या हो जाएगा, मास बिहाइंड, इसके पीछे, मतलब इसके पीछे कितना मास है, इसका मास कितना था m/l x, तो m/l इंटू एक्स, ये मास बिहाइंड है, और एस्केलेशन कितना था डायरेक्ट F/m, लो m से m गया, ठीक, Fx/l फिर से आ गया, Fx/l फिर से आ गया, तो एक स्टेप में ही हो जाता है ये शॉर्ट ट्रिक में। क्यों करके दिखाया, दिखाने का उद्देश्य ये है कि इंटरनल फोर्सेस किस तरीके से कैंसिल होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 1, ठीक, और
ये है आपका पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ अब देखिए, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जो सिस्टम आपको दिखाया था, इधर देखिए, यहां पर आइए, ठीक, कहाँ गया, हाँ ये दिखाया था, इसमें बस एक ही फोर्स लगा था यहाँ पर F। अब मैं आपको ऐसा ही सिस्टम दे रहा हूं, लेकिन मैं दो फोर्स लगा दूंगा, ठीक, एक इधर लगा दूंगा F1, एक इधर लगा दूंगा F2। तब क्या होगा, देखिए, मान लीजिए कि आपको यहां पे फोर्स दिया मैंने, फोर्स नहीं, एक सिस्टम दिया, ठीक, सिस्टम कुछ इस तरीके का है आपका, नाउ इस तरीके से, और ब्लॉक वॉक रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक। सो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज सेकेंड ब्लॉक, दिस इज थर्ड ब्लॉक। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक, मास आपके M1 M2 एंड M3 हैं। सो मास है M1, इसका मास है बच्चों M2, और इसका मास है आपका M3, सही है, M1 M2 M3 इसके मासेस हैं। अब ध्यान दीजिए जरा, इस बार क्या है आपको बच्चों, उसने फोर्स दिया इस डायरेक्शन में F1, ठीक, और इस डायरेक्शन में फोर्स है F2। अब दोनों तरफ पकड़ के खींच रहा है ना, समझो जरा बात को। और मैं आपको एक चीज और क्वेश्चन में बता दूं कि जो आपका सरफेस है स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसका जो मोशन है इधर है, ये मोशन है, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोशन की डायरेक्शन इधर है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए, पता है अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, दो कॉन्सेप्ट दिए थे क्या, एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको ए ऑफ द सिस्टम, यानी कि पूरे सिस्टम का एस्केलेशन निकालने के लिए। अच्छा समझो क्या, कि ये पूरा सिस्टम अगर उधर जा रहा है ना, तो ये भी ए एस्केलेशन से जा रहा होगा, ये भी ए एस्केलेशन से जा रहा होगा, ये भी, मतलब पूरे सिस्टम का जो एस्केलेशन है वही तीनों ब्लॉक का एस्केलेशन है, क्योंकि डोरी की जो लेंथ है वो नहीं चेंज होगी, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो लगी है वो नहीं चेंज होगी। मतलब समझो यहाँ पे टेंशन कितना लोगे आप, T, और यहाँ पे टेंशन मान लो आपने T1 ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस आएंगे, एक्शन रिएक्शन कैंसिल, और यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस आएंगे, एक्शन रिएक्शन कैंसिल। तो आप अगर इसको डायरेक्ट देखो तो बाहर बाहर से अगर आप देखोगे पूरे सिस्टम को, अरे इंटरनल फोर्स को छोड़ दो बाबू, इसको देखो पूरे सिस्टम को बाहर से, तो जब तुम बाहर से देखोगे तुम्हें दो ही फोर्स दिखाई पड़ेंगे, F1 और F2, और पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि भैया मोशन इधर हो रहा है, यानी कि F1 बड़ा हो जाएगा F2 से, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा नेट फोर्स। तो यदि नेट फोर्स यहां से मैं आपको निकलवाऊं तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2, सही है, F1 माइनस F2 आ जाएगा सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स। तो सिस्टम का नेट एस्केलेशन कितना आता था, क्या था, F टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल, याद है, और यही जो F नेट तुमने निकाला यही तो फोर्स टोटल है सिस्टम पे, ठीक। F नेट बोलो, F टोटल बोलो, F रिजल्टेंट बोलो, जो बोलना है बोल दो। तो यहां से आएगा एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम, को आपने ए बोला है, पूरे सिस्टम का एस्केलेशन है, हर एक ब्लॉक का एस्केलेशन है, तो F टोटल कितना है आपका, F1 माइनस F2, और मास टोटल कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक, ये लो, है ना, ये लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, है ना। यहां से आ गया मास टोटल कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एस्केलेशन आ गया। अब मैंने आपको टेंशन भी तो निकालना सिखाया है, टेंशन का शॉर्ट ट्रिक बताया है, टेंशन कैसे निकलता है, टेंशन कैसे निकलता है, टेंशन निकलता है कैसे, मास बिहाइंड इनटू एस्केलेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों ध्यान सुनो, ये जो है ना आपका टेंशन निकालने वाला, ये ओनली एप्लीकेबल ऑन द हॉरिजॉन्टल सिस्टम, ओनली एप्लीकेबल ऑन द हॉरिजॉन्टल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल सिस्टम सर, कौन सा सर, ये वाला हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ना, इस पे आप लगा सकते हो नॉट ऑन पुली, नॉट ऑन पुली, पुली वाला सवाल आ जाए अभी करके दिखाएंगे, उस पे मत लगाना ये वाला, उसमें आप टेंशन निकाल के दिखाओगे कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जितने दिए रहेंगे सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के तब टेंशन निकालोगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल वाले में 2 ब्लॉक दें, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, कितने भी ब्लॉक दे दें,
आप सीधे टेंशन का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, टेंशन बराबर मास बिहाइंड इनटू एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा लेकिन स्कूल में अगर आएगा, हाँ सुन लो भैया, स्कूल में डोंट डू दिस। स्कूल में क्या करोगे आप, पूरा निकाल के दिखाओगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, जैसे सिखाया है, समझे, है ना। लिख दे रहा हूं भैया, गलत मत कर, मतलब मार्क्स कट जाएंगे। स्कूल में क्या करोगे आप, एफबीडी बना के सॉल्व करो, एफबीडी बना के सॉल्व करो। अच्छा आप आ जाओ, ठीक। तो पुली वाले पे ये नहीं लगेगा, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरी प्लेस। एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट यहाँ पर। अगर मैंने ये वाला टेंशन मांगा तुमसे, तो T बराबर, अब इस टेंशन के पीछे कितना मास है, m1, सो मास m1 इंटू एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, और एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम ये रहा आपका A। तो यहां से टेंशन T आएगा कितना, m1 इंटू A की वैल्यू ये रही आपकी, कितनी है, F1 माइनस F2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यहां से अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। लो भाई डायरेक्ट आ गया, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा आपका, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको टेंशन निकालना है कौन सा, ये वाला T1, तो ये देखिए ये T1 है ना। सो टेंशन T1 इज गिवन बाय, इस T1 के पीछे कितना मास है टोटल, m1 प्लस m2, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, है ना, इनटू एक्सक्लेशन ऑफ द सिस्टम को A माना, तो यहां से आ जाएगा T1 बराबर m1 प्लस m2, है ना, और इनटू में A कितना है आपका, F1 माइनस F2 अपॉन F1 माइनस F2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यहां से m1 प्लस m2 प्लस m3। लो भाई टेंशन T और T1 डायरेक्ट हमने यहां पर निकाल दिया है, ठीक है ना, डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक। अब यही वाला कॉन्सेप्ट, ये जो यहां पर लिखा है, ये आपको पुली पे लगा के दिखाते हैं अभी, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मान लीजिए पुली का सवाल आपका आ गया इस तरीके से, ठीक, यही वाला आपको पुली पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यही वाला बच्चों पुली पे लगा के आपको दिखाते हैं, ठीक। सो ऑन पुली वाला सवाल, ठीक। तो मान लीजिए, अच्छा मॉर्निंग में जो सवाल कराया था वहां पे भी लगा के अभी दिखाऊंगा इसको, ठीक। देखो ऑन पुली, मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ है कुछ, ये इस तरीके से, ठीक। और ये आपको जो है ये ऐसे पुली लगी हुई है सपोर्ट में, समझ जाना यार, है ना, और एक स्ट्रिंग गई हुई है, ठीक। और मास लगा यहाँ m1, और यहाँ मास लगा है बच्चों आपका m2, सही है, और आपको निकालना है यहाँ पर टेंशन, ठीक। नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए क्या होगा कि यहाँ, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, उसने बोल दिया कि मास m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 m2 से बड़ा है, तो खुद समझो ये सिस्टम किधर चलेगा, ऐसे चलेगा, सही है। तो ये A एस्केलेशन से नीचे उतरेगा, तो ये A एस्केलेशन से ऊपर चढ़ेगा, देख रहे हो, पूरे सिस्टम का एस्केलेशन क्या है, A। ब्लॉक m1 का भी एस्केलेशन A, ब्लॉक m2 का भी एस्केलेशन A, ठीक। तो अगर आप m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक, तो कैसे बनेगा, यहां बना रहा हूं, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, कैसे, यहां पे देखो, ये m1G वेट नीचे और टेंशन T ऊपर, क्योंकि एक ही डोरी है तो टेंशन एक ही होगी यहां पर, ठीक, टेंशन T और ब्लॉक। अच्छा यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, अब खास बात, खास बात, खास बात, खास बात, भैया इसका मोशन नीचे हो रहा है सर, इसका मोशन नहीं, अरे भैया ये ऐसे चल रहा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो इतने तो समझदार हो, ये ऐसे नीचे आएगा, ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा, इसका भी एस्केलेशन है, इसका भी एस्केलेशन है, एक सेकंड में ये 1 मीटर जाएगा, तो एक सेकंड में ये भी 1 मीटर ऊपर चढ़ेगा, सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा, m1G, सो m1G माइनस T, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ना नीचे वाला फोर्स, ये उसको ऊपर खींच रहा है, इसको नीचे ला रहा है, m1G माइनस T बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ma, तो m की जगह m1 और a की जगह a, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसके बाद सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सेकेंड ब्लॉक ये रहा आपका m2, वेट लगेगा नीचे m2G,
ठीक, इसको नॉर्मल रिएक्शन तो कोई मिलेगा नहीं, बट यहाँ टेंशन का फोर्स आएगा टी। ठीक, सो टी। अब कौन बड़ा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है भैया, ये ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा और वेट छोटा, यानी कि टी माइनस m2g बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो m की जगह m2 और a की जगह a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दिमाग लगा लो। क्या ये वाला t और ये वाला t सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं सर जी, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। क्योंकि इस सिस्टम को बाहर से कोई देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि m2 ने m1 को खींचा ऐसे और m1 ने m2 को खींचा ऐसे, t फोर्स से। इसने इसको एक्शन दिया t, तो इसने इसको रिएक्शन दिया t। ऐसे समझ लो आप, है ना। ओके, इंटरनल फोर्सेस का कुछ लेना देना नहीं है, दिक्कत मत लो। सुनो, अब यदि आप इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये गया। ठीक, और ये दोनों जब ऐड होंगे तो g कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और g आ गया बाहर। ठीक, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो a आ जाएगा बाहर और क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में a। करेक्ट, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एस्केलेशन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। कुछ यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हमने कर दी है क्या, कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हो गई भाई। m1g और ये माइनस है, प्लस कहाँ है भाई, प्लस किसने कह दिया। ठीक, m1g माइनस m2g कॉमन लोगे जी, और ये ऐसा है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर कितना आ गया आपका m1 माइनस m2g और अपॉन में क्या आ गया m1 प्लस m2, है ना। अब आप टेंशन निकाल सकते हो, अब आप टेंशन निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो यार, सेकंड वाली ले लो चलो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, t माइनस m2g, t माइनस m2g बराबर m2a, है ना। अब ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो t बराबर m2a और प्लस m2g। अब m2 यहां से कॉमन हो जाएगा, सो t बराबर m2 हो गया कॉमन, है ना। और ब्रैकेट में बचा क्या, a प्लस जी। a तुम निकाल चुके हो, रख सकते हो यहाँ पर, a कितना था, a ये है। सो t बराबर m2 इन द ब्रैकेट, a की जगह क्या रखोगे m1 माइनस m2g, सो m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2, ये a की वैल्यू है और प्लस में g तो है ही है। ठीक, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से देखो t बराबर, ध्यान से चेक करो, m2 बाहर ऐसा ही है। ठीक, और अंदर क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 जाएगा, इस g में मल्टीप्लाई करेगा, ये g इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो m1g, है ना, m1g माइनस m2g। अरे यार नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इसके लिए कैलकुलेशन ही तो है, यहीं पे कर लो। सो t बराबर m2, है ना, इन द ब्रैकेट, ये g अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा m1g और माइनस m2g, है ना, और m1 प्लस m2 जाएगा तो ये वाले g में मल्टीप्लाई करेगा g इंटू m1 जी, अरे इतना तो कर लोगे यार, और प्लस g इंटू m2। ठीक, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है m1 प्लस m2, एलसीएम एलसीएम ले लिया, जो कहना हो कह सकते हो आप, क्लास 10th का कैलकुलेशन है। नाउ जी m2 पॉजिटिव और जी m2 नेगेटिव कैंसिल, और आ गया क्या m1g प्लस m1g, 2m1g, तो कितना हो जाएगा t बराबर m2 इंटू क्या बचा अंदर 2m1g। ठीक, और अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2, सही है। तो यहां से टेंशन कितना निकल के आ गया, टेंशन आ गया कितना 2m1 m2g, 2m1 m2 इंटू जी और अपॉन में m1 प्लस m2, सही है। ये टेंशन आपका आ गया 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक, ये आपका टेंशन आ गया। अब इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं थी अगर आप इसको डायरेक्ट देखते। सुनो डायरेक्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट में सबसे पहले आप एस्केलेशन निकालते तो क्या करते, एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल ऑफ द सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आ जाओ, मैंने कहा था ये वाला जो है ए सिस्टम, सिस्टम का एस्केलेशन एफ टोटल बाय मास टोटल, पुली पे भी लगेगा, हर जगह लगेगा, लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या, क्या
इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? हाँ, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? तो जवाब है कितना आ रहा है। आप इसको इस तरीके से देखिए, देखिए समझो, नेट फोर्स यहां से देख सकते हो, ये देखो m1g बड़ा होगा किससे? m2g से। भाई m1g इसको नीचे खींच रहा है ना, ऐसे समझो। और m2g, अरे आप इंटरनल फोर्सेस को मत देखो यार, इस बार टेंशन टेंशन को मत देखो, आप बस देखो कि ये फाइनली सिस्टम इधर जा रहा है ना, तो ये वाला वेट इसका ज्यादा होगा, इसका कम पड़ जाएगा, ऐसे समझो। ये वेट ज्यादा हो जाएगा और ये कम पड़ जाएगा, मतलब जो नेट फोर्स आएगा कितना आ जाएगा इस बार? नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम को नीचे लेके आ रहा है वो है m1g माइनस m2g। क्या ये चीज आपको फील हुई? इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। ओके, ये वही स्थिति है जो हॉरिजॉन्टल में थी, जाके देखिए। हॉरिजॉन्टल में पूरे सिस्टम को देखा, ये पूरा सिस्टम इधर चल रहा था, तो नेट फोर्स कितना आ गया? इसको इधर से F1 से खींचा था, इधर F2 से खींचा था, फाइनली ये इधर जा रहा था, तो F1 माइनस F2 किया था, तो वही काम पुली में हो गया, तो क्या दिक्कत है? हाँ, इसका वेट इधर लग रहा है क्या? m2g नीचे, अरे भाई इसका लग रहा है इधर m2g नीचे, और इसका लग रहा है इधर m1g नीचे। इंटरनल फोर्सेस टेंशन को मत देखो आप, तो ये इसको नीचे खींचने की, ये लेकिन जीत रहा है कौन? ये, यानी कि ये बड़ा हो गया, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स आएगा m1g माइनस m2g, वही तो इसको इधर लेके जा रहा है, ठीक। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका? m1 माइनस m1g माइनस m2g, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू में g, बस यही नेट फोर्स है, लगा दो ले जाके, ठीक। तो एस्केलेशन कितना आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आया तुम्हारा? एफ टोटल या नेट फोर्स जो बोलना है बोल दो, m1 माइनस m2 है ना, और अपॉन में मास टोटल कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 और इनटू में g। ये आ गया तुम्हारा नेट एस्केलेशन। अब बताओ टेंशन कैसे निकालना सिखाया था? हाँ, टेंशन कैसे, हाँ टेंशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा आपका, टेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा ना। तो टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए, एस्केलेशन तो आपका आ जाएगा उसी तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से चेक कर लो। एस्केलेशन इक्वेशंस बना के भी इतना आया था, डायरेक्ट भी ऐसा आया, तो आप कम से कम एस्केलेशन वाली कैलकुलेशन से तो कम से कम बच सकते हो। एस्केलेशन वाली कैलकुलेशन से तो आप कम से कम बच सकते हो, है ना। डायरेक्ट एस्केलेशन निकाल लो, है ना, और इक्वेशन तो आप बना के कहीं ना कहीं बैठे ही होगे, ठीक है ना। इक्वेशन बना के आप कहीं ना कहीं बैठे होगे, ठीक। तो इस एस्केलेशन को उठा के उस इक्वेशन में रख देना, टेंशन वाली में, टेंशन आ जाएगा। जैसे कि सेकेंड इक्वेशन में रख दो, ठीक। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन आप टेंशन निकाल लेना, समझे। इस एस्केलेशन को उठा के इसमें किसी में, चाहे 1 में चाहे 2 में रख दोगे आप, तो आपकी टेंशन भी आ जाएगी, समझे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी हमने जो सुबह सवाल एक किया था, उसको इसी कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट मेथड से अगर कराऊंगा अभी तो आ जाएगा, देखिएगा अभी कैसे। देखिए मॉर्निंग क्वेश्चन, ठीक। मॉर्निंग क्वेश्चन में आपने देखा था कि ऐसा सिस्टम आपको दिया था, और यहाँ एक पुली लगी हुई थी, यहाँ एक पुली लगी हुई थी, ठीक। और यहाँ एक मास था, ये डोरी थी इस तरीके से, यहाँ से ऐसे आई थी, ठीक। ये मास था 5 किलोग्राम का, चलो इसको m बोल देते हैं, ये भी 5 किलोग्राम का था, याद है। ये 60 था, ये आपका 30 डिग्री था, याद है। अब इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा कितना? mg साइन 60। इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट इसको इधर खींच रहा है, और इसके वेट का कौन सा कंपोनेंट? mg साइन 30 इसको इधर खींच रहा है, और पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया था उधर मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? एस्केलेशन इज इक्वल टू एफ टोटल डिवाइडेड बाय मास टोटल। तो यहां से एस्केलेशन इज इक्वल टू एफ टोटल, इंटरनल फोर्सेस टेंशन वाले सब एक्शन रिएक्शन बना के कैंसिल हो गए, आप उसको छोड़ दो, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा? एफ टोटल। अब बताओ टोटल फोर्स कैसे निकालोगे? mg साइन 60 इसको इधर खींच रहा है, और mg साइन 30 इधर, लेकिन फाइनली इधर मूव कर रहा था, मैंने आपको बताया, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू ज्यादा होता है। भाई mg तो कॉमन है दोनों में, साइन 60 बड़ा, तो दोनों में से बड़ा कौन? ये। पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा, तो mg साइन 60, नेट फोर्स कितना आ जाएगा? ये नेट फोर्स कितना आएगा? mg साइन 60 में से माइनस करोगे आप किसको? mg साइन 30 को, सही है, डिवाइडेड बाय
यहाँ पे मास टोटल कितना आ जाएगा बताओ, m1 प्लस m2, यानी कि m प्लस m, सो m प्लस m। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ से, मास सुबह की क्लास में आपने देखा था कितना दिया था, 5 किलोग्राम है ना दोनों का, तो रख लो यहाँ से mg कॉमन हो जाएगा और साइन 60 बचेगा यहाँ, माइनस साइन 30 बचेगा। ठीक, डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना होता है 2m, m से m यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया आपके पास कितना, g की वैल्यू आपने 10 रखी, ध्यान सुनो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ जाना, इधर g की वैल्यू 10, 10/2 कितना होता है 5, तो बाहर बचेगा 5 और अंदर बचा क्या, साइन 60 माइनस साइन 30 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5, साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इन द ब्रैकेट 2 और 2 कैल्शियम 2 और हो जाएगा √3 - 1, यही आया था सुबह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक कर लेना। ठीक, तो यही एस्केलेशन आया था। और फॉर टेंशन टी आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, तो इधर टेंशन टी आया था, इसको इधर ये खींच रहा है, यानी कि mg साइन 60 माइनस टी बराबर क्या कर देते m में, यानी कि m इंटू ए करके निकाल लेते, एस्केलेशन आ चुका है, एस्केलेशन ये रख के टेंशन यहाँ से निकाल लेते। ठीक, इस तरीके से हम डायरेक्टली सुबह वाले क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके, तो ये हालत है इस क्वेश्चन की, देख लीजिए आप। ओके, नाउ अब देखिए जरा नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा जहां तक हो पाता है करते हैं। इधर देखिए, नेक्स्ट आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन, इसको थोड़ा सा आप समझिए, पहले इसको आप डायग्राम की हेल्प से समझिए। ठीक, देखिए, और अब मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, देखो अभी जहां तक हो पाएगा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे कंस्ट्रेंट मोशन वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा, जहां तक अभी पढ़ा देंगे 2 क्रॉस पे देख के आना। ठीक, नहीं तो आपको समझ में नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी, मतलब आप रिवाइज करके आइएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। देखो बच्चों बात समझो, मान लीजिए एक सिस्टम इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक, कुछ इस तरीके से, अभी कंस्ट्रेंट मोशन का मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा, रुक जाओ पहले आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। मान लीजिए यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक, और बच्चों मान लीजिए कि ब्लॉक का मास है कितना m1 है ना, और इसको एक स्ट्रिंग से टाइट किया गया और यहाँ पुली सपोर्ट वगैरह सब कुछ लगा है, ये यहाँ ये ऐसे करके एक पुली लगी है और यहाँ से स्ट्रिंग गई है ये ऐसे। नाउ अब नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, देखिए ये इधर आ जाओ भाई, तुम एक ब्लॉक इधर भी रखा है, एक ब्लॉक इधर भी रखा है, ठीक, और स्ट्रिंग को लाते 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 इसमें बांध दो ऐसे करके, समझ गए, ये ऐसा है। ठीक, नाउ इसका मास है मान लीजिए m2। ठीक, क्वेश्चन मेरा सुनिएगा जरा, जो मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैंने कहा ध्यान से समझो, अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना दिया उसने, ठीक, और इस टाइम एंगल कितना है यहाँ पर थीटा। ठीक, ओके, नाउ अब देखिए जरा सिचुएशन को विजुलाइज करिए, मैंने आपसे सवाल दिया, ऐसे ही सवाल आपसे मैंने पूछा क्या कि ये बताओ कि अगर मैं इसको v वेलोसिटी से खींचूंगा, सवाल यही है, इसको v वेलोसिटी से खींचूंगा, ठीक, तो ये कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, बस यही सवाल है। मतलब टॉपिक का नाम देखिए क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मतलब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब अगर तुम इसको इधर खींचोगे, खुद सोचो, इसको इधर खींचोगे तो ये आगे बढ़ेगा, हाँ, बढ़ते 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 यहाँ जाएगा, फिर और इसको खींचोगे तो ये लटक के ऊपर आएगा, वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही तुमने इसको v वेलोसिटी से खींचा, ठीक, तो उस टाइम तुरंत के तुरंत एक इसकी v1 कितनी होगी, ये सवाल है। कंस्ट्रेंट मोशन में ऐसे ही सवाल आपको दिए जाते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन ऐसा ही होता है कि भैया जो चीजें आपस में कनेक्टेड है ना, एक चलेगी तो दूसरी चलेगी, एक चलेगी तो दूसरी चलेगी, या 2-3 चीजें आपस में कनेक्टेड है, एक चलेगी तो दूसरी तीसरी चलेगी, और एक जो चलेगी उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मतलब m2 मास को आपने v वेलोसिटी से खींचा, ये गिवन रहता है, ठीक, और v1 आपको फाइंड करना होता है कंस्ट्रेंट मोशन में। ठीक, और देखिए इसी का एग्जांपल और देखिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के बारे में भी पूछा जाए, आपको एस्केलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस कंस्ट्रेंट मोशन के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, तो वो मैं आपको
इनके सवालों को करने के डिफरेंट अप्रोच होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, तो मैं आपको कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपका। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपका। ठीक, सो यहाँ पे देखिए, करेक्ट। नाउ ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कि टू, ये स्ट्रिंग है, ये ऐसे पुली पे, ये ऐसे करके, ठीक, ये ऐसे, ठीक, और दो ब्लॉक्स हैं आपके पास, एक इधर रख दीजिए, अरे भाई सीधा हो जा, एक इधर रखा है और एक इधर रखा है, अरे भाई आओ, ये ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको बोला ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। एंगल के भी गेम होते हैं भाई, याद रखिएगा, एंगल भी दिए रहते हैं, भी सवाल कराएंगे, क्लियर होगा, टेंशन नहीं कोई। यहाँ पे बीटा, ठीक, ओके। नाउ अब देखो कंस्ट्रेंट मोशन होगा कि नहीं होगा, देखो m1 m2 बिल्कुल होगा यार। तुम अगर इसको खींचोगे, है ना, इस ब्लॉक को तुम अगर ऐसे खींचोगे तो ये डोरी ऐसे खींचेगी, ये भी आगे आएगा। कहने का मतलब ये है कि या तुम इस मास को ऐसे खींचोगे किसी वेलोसिटी से तो इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी। ठीक, तो मान लो तुम्हें, मैंने एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम इस मास m2 को v वेलोसिटी से खींचोगे तो बताओ उस टाइम, जस्ट उस टाइम जैसे ही तुमने इसको खींचा, जस्ट उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी, बस यही कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक, तो इसकी आप नोट कर लीजिए बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन में क्या बात है आपको लिखनी है, व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड एंड मूव टुगेदर, जब दो बॉडी आपस में कनेक्टेड होती हैं, है ना, जब दो बॉडी आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं और एक साथ मूव करती हैं, तो दोनों बॉडी की वेलोसिटीज में, दोनों बॉडी के एस्केलेशन में हम रिलेशन बता सकते हैं। सो व्हेन, और रिलेशन देखो ये कोई थ्योरी वाला चैप्टर, ये कोई थ्योरी वाला टॉपिक नहीं यार, सवाल कराएंगे क्लियर होगा। ठीक, व्हेन टू बॉडीज are connected, are when two bodies are connected and move together, and move together, okay, in in a system, in a, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, in a system, in a system, in a system, in a system, their velocities escalations are related, their velocities और their escalations, उनकी वेलोसिटीज या उनके एस्केलेशन में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, तो देयर वेलोसिटीज देयर एस्केलेशंस आर रिलेटेड, आर रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन their velocities and escalations are called constraint relation, are called constraint relation। ठीक, बस यही है, एक की वेलोसिटी दी है, दूसरे की वेलोसिटी निकालनी होगी, एक की एक्सेलरेशन दिया, दूसरा का एक्सेलरेशन निकालना होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, देखो बात समझो, देखो अब एक सवाल देंगे और इस सवाल को करने के बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक, इस सवाल का आप ध्यान रखिएगा, या एक काम करें क्या, फिर से वही बात फंस जाएगी, चलो कोई बात नहीं, एक काम करें, एक काम करो, इसको स्टॉप करो, क्योंकि सारे पार्ट्स एक साथ कराने होंगे, सारे पार्ट्स एक साथ कराने होंगे तभी सही लगेगा आपको, है ना। सवाल इसका कल से स्टार्ट करेंगे, ओके, सवाल इसका कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक।